अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और शहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए बेशुमार खुशियां लेके आपकी चौखट पे आपका इंतजार करिए। उसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि शो की शुरुआत पे हमारी कोशिश होती है कि वेदर के हवाले से आपको अपडेट दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ की आस उम्मीद लगा के बैठे होते हैं कि पिछले दिनों से इतनी गर्मी पड़ रही है, कोई खुशी की नवीद जो है वो महकमा मौसमियात की तरफ से सुना दी जाए, कोई बादल बरसने की खबर जो है वो दे दी जाए। अब आज क्या सूरत हाल होने वाली है? वैसे मैं तो जब ऑफिस आ रहा था, मुझे जो सूरत हाल दिखी, सूरज मियाँ काफ़ी आंखें निकाल रहे थे, गुस्से में लग रहे थे, और मुझे लग रहा था कि ये दर्जा हरारत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता 12 बजे के बाद जो है वो मज़ीद बढ़ जाएगा, पीक पे होगा 12 से 1 के दरमियान। तो आज की सूरत हाल क्या होगी वेदर की, देखेंगे हमारे स्पेशल सेगमेंट टुडेज़ वेदर में। तो नाज़रीन, आज बारिश का कोई इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 39 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, जबकि कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। हवा में नमी का तनासुब जो है वो तकरीबन 56% होगा, और इसके साथ साथ हवा 2 नॉट की रफ्तार से जो है वो चलती हुई आपको दिखाई देगी। और यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आने वाले दिनों में गर्मी के मज़ीद बढ़ने के चांसेस हैं, और जो लू है वो चलेगी। और इससे बचने के लिए आपने करना क्या है कि जब भी मोटर बाइक्स का सफ़र करें, कोशिश करें कि अपने इर्द गिर्द साफ़ा लपेटें, हेलमेट का इस्तेमाल करें, और हमेशा से वाटर बोतल जो है वो लाजमी तौर पे अपने साथ कैरी करें, क्योंकि होता अक्सर ये कि बाज़ ज़्यादा हीट वेव की वजह से, गर्मी की वजह से या धूप में खड़े होने की वजह से आपको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, काम की वजह से खड़े होते हैं, उनको 5 से 10 मिनट एहसास नहीं होता, लेकिन एकदम से जब उनको चक्कर आता है ना, तो वो फिर स्ट्रोक होने के चांसेस जो है वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो उसके लिए बेहतर ये होता है कि जब भी आप सफ़र कर रहे हो या फिर इसके साथ साथ काम कर रहे हो धूप में खड़े होके, तो वाटर इनटेक जो है वो अपना लाजमी रखिए कि नमकियात बॉडी को चाहिए होते हैं, पानी लिक्विड जो है वो चाहिए होता है, क्योंकि आपके खून के अंदर जो रवानगी हो रही है लिक्विड फॉर्म है ना, तो उसके लिए आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पीना चाहिए। और यही नहीं, बच्चों को आप ख़ास तौर पे जब भी सफ़र पे लेके निकलें, मोटर बाइक्स के ऊपर हैं अगर, तो कोशिश करें कि आगे बिठाने की बजाय उसे पीछे बिठाएं, ताकि जो हवा आगे से गर्म डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रही है, डायरेक्टली पड़ रही है उनके ऊपर, वो जो है वो बच्चों को ऊपर असरअंदाज ना हो सके। वैसे तो आजकल छुट्टियां चल रही हैं स्कूलों की, वो भी जल्द ख़त्म हो जाएंगी, और वैसे भी अगस्त का महीना चल रहा है जनाब, तो अगस्त के महीने में वैसे जोश व खरोश जो है वो अरूज पे होता है। बहुत सारे लोग शॉपिंग पे लिए भी 14 अगस्त के हवाले से निकलते हैं। तो जनाब, आप भी अगर 14 अगस्त के हवाले से निकलें तो कोशिश करें झंडे झंडियाँ ख़रीदें, गली मोहल्लों में लगाएं, लेकिन इसके साथ साथ उसकी तज़हीक होने से बचाएं, वो इस तरह से कि बहुत सारे झंडे ज़मीन पे जो है वो फिर झंडे जो है वो जाके गिरते हैं, तो उससे बचाव करें, उनको उठा के किसी सेफ जगह पे जो है वो रख दें। आगे बढ़ते हैं जनाब, जैसे शहर का दर्जा हरारत बढ़ा है, वैसे सियासी दर्जा हरारत भी मुल्क पाकिस्तान के अंदर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इलेक्शंस कब होंगे, ये एक ऐसा सवाल है जो कि शहरी जो है अब सोच रहे हैं कि क्या सिचुएशन होने जा रही है, असम्बलियाँ तहलील हो रही हैं, नहीं हो रही, या फिर किधर को सूरत हाल जाएगी। तो इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से जानेंगे। हमारे जो आज के गेस्ट हैं उनका तारुफ मैं आपके साथ करवा दूँ। हमारे साथ हमारे मोस्ट सीनियर रिपोर्टर अब्दुर्रहमान गुजर साहब मौजूद होंगे। गुजर साहब, आपको वेलकम करते हैं जी शो के अंदर, और उनके साथ साथ हमारी रिपोर्टर मरियम रज़ा हमारे साथ मौजूद होंगी। मरियम, आपको भी वेलकम करते हैं शो के अंदर। अब्दुर्रहमान की तरफ चलते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। गुजर साहब, क्या कहेंगे आप, असम्बलियाँ तहलील होती दिखाई दे रही हैं आपको? जी हनान, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुतअद्दिद बार कह चुके हैं 9 अगस्त को जो असम्बलियों की तहलील जो है वो भेज देंगे, और अगले 48 घंटों में प्रेसिडेंट अगर ना भी मंजूर करें तो वो खुद से तहलील हो जाएंगी। तो असम्बलियाँ तो बर वक्त तहलील होने जा रही हैं, 2-3 दिन पहले करने का मकसद है कि 3 महीने इलेक्शन कमीशन को मिल जाए, लेकिन साथ में जो सेंसस का इन्होंने मंजूर किया है उसके बाद जो है वो पहले दोबारा से जो हल्का बंदियाँ होंगी, सूबों की नशस्तों पे फ़र्क पड़ेगा, कौमी असम्बली की नशस्तों पे रहेंगी तो इतनी, लेकिन सूबों में पॉपुलेशन के वाइज तकसीम होंगी। पंजाब की पहले भी कम हुई थी, शायद एक आध और कम हो जाए, KPK में चली जाए, बलूचिस्तान की कोई एक आध बढ़े, तो ये सारी सूरत हाल है। फिर जो देखें, ये 3-4 महीनों की गेम है, फिर उसके बाद जो है वो असल में ये मार्च का वेट करना है किसी न किसी तरह से, क्योंकि ये जो IMF की डील है ये मार्च तक है, तो मार्च के बाद ही कोई भी जो नई हुकूमत आएगी नई डील में जाएगी।
तो कोई भी इस हालात में जितनी महंगाई हो चुकी है, जितने बिजली के बिल्स में इजाफा हो चुका है, जितनी दूसरी चीज़ें महंगी हो चुकी हैं, कोई भी नहीं चाह रहा कि वो इन हालात में जो है वो हुकूमत ले। फिर इसके अलावा जो अभी यहाँ पर सूरत हाल चल रही है, साबिक वज़ीर आज़म जेल में गए हैं, उनकी पार्टी पर पाबंदी भी लगानी है, कई चीज़ें हैं जिनका वेट किया जा रहा है। फिर मियाँ नवाज शरीफ भी देखिए, तलाल चौधरी तो बरमला कह चुके हैं कि मियाँ नवाज शरीफ जब फ्लाइट में बैठेंगे वो इलेक्शन टाइम होगा, उससे पहले इलेक्शन नहीं होंगे, ये डिले होते रहेंगे। जैसे यहाँ पर पंजाब में KPK में डिले हुए हैं, ऐसे ही जो मरकज़ी इलेक्शन हैं वो काफ़ी लंबे डिले भी हो सकते हैं। देखें, वज़ीर आज़म पे भी डिपेंड करेगा कौन लगाया जाता है। अगर कोई कानूनी का माहिर लगाया जाता तो फिर तो लाजमी 1 साल इलेक्शन ले जाएंगे। फ़वाद हसन फ़वाद जो साबिक ब्यूरोक्रेट है, नैब भी भुगत चुके हैं, उनका नाम भी है, शाद खकान अब्बासी का नाम भी है, फिर मोहसिन नकवी साहब का नाम भी इसमें शामिल है, प्राइम मिनिस्टर की जो केयर टेकर सेटअप में। यहाँ पर हफीज़ शेख का नाम है, मतलब कई नाम अभी गर्दिश में कर रहे हैं। कोई नाम जब सामने आएगा, देखिए अपोजिशन का तो रोला कोई है नहीं है कि राजा रियाज तो इनकार नहीं करेंगे ना, जो भी प्राइम मिनिस्टर की जानब से नाम आता है तो वो लगा दिया जाएगा। यहाँ पर अब कोई मसला नहीं होने वाला प्राइम मिनिस्टर के नाम पे, जो नाम आया वो फाइनली होगा, बाकी सारी फार्मेलिटी है। तो जो नाम आया उससे देखा जाएगा कि ये नाम जो है वो हुक्मरानों के कितना करीब है। जैसे शाद खकान अब्बासी है, अगर वो लगते हैं या इसहाक डार लगते हैं, फिर तो इसका मतलब है कि ये सेटअप 1-2 साल के लिए आया है। इसमें मईशत सेट की जाएगी, इसमें जो IMF डील के मुताबिक महंगाई है बढ़ाई जाएगी, फिर नून लीग को जो है वो इलेक्शन कम्पेन का मौका मिलेगा, ब्यूरोक्रेसी उनके साथ कोऑपरेट करेगी ताकि वो अपनी स्कीमें वगैरह मुकम्मल कर सके। और दूसरी जानब मुखालिफ पार्टीज़ है उनको जो है वो जेलों में डाला जाएगा, पाबंदियों का शिकार बनाया जाएगा। तो ये सारा जो सिनेरियो चल रहा है, तो इसमें सबसे जो अहम सवाल कि इलेक्शन कब होगा, ये जब अदम इत्मीद आई थी उसके बाद से पाकिस्तानी जो है वो वानों में बाज़गश्त है, इसकी आम महफिलों में इसकी वजह से पाकिस्तानी इकानमी बुरी तरह से मुतासर हुई है। अदम इत्मीद से पहले जो रिज़र्व थे 20-22 बिलियन के, वो 4-5 बिलियन पे रह गए, एक टाइम पे तो ख़त्म हो गए थे। मतलब ये ऐसा सवाल है कि इलेक्शन कब होंगे, जिसकी वजह से जो अभी के हुक्मरानों की नींदें उड़ी हुई हैं, महंगाई की वजह से, दूसरे तमाम अवामल है जिनकी वजह से वोट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या कैसे जो है वो हालात को संभालना है। तो ये इन हालात में लग नहीं रहा। अगर इलेक्शन हो भी जाते हैं, देखें नून लीग का अगर कोई मुकाबला नहीं भी करता तो 2-3 नुकसान होते हैं। एक तो आज़ाद उम्मीदवार जीतने की पोजीशन में आ जाते हैं या टर्नओवर खासा कम रह जाता, फिर इन इंतखाबात की जो साख है उस पर सवालिया निशान लग जाता है। या फिर ये है कि अगर IMF डील चल ही रही है और 3 महीनों में इलेक्शन हो भी जाएँ, अक्टूबर में आ जाएँ, जो भी प्राइम मिनिस्टर आए, नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ, उन्हें मार्च तक महंगाई फिर जो है वो बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी और उसका असरात फिर पब्लिक पर पड़ेगा। तो ये पहले से जितनी रियासत को बचाने का दावा करते हुए नून लीग ने आवाम को महंगाई की चक्की में पीस दिया है, बिजली के बिल्स की सूरत में या जो है पेट्रोल प्राइसेस की सूरत में ये 15 अगस्त को शायद मज़ीद बढ़ा दी जाएँ, तो ये पहले से ही जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी हैं। कारोबार यहाँ पर चल नहीं रहे, इंडस्ट्री जो है वो तकरीबन 7 मिलियन तक लोग जो है वो बेरोज़गार हो चुके हैं जो इंडस्ट्री के मुलाजम थे। सरकारी जॉब्स आ नहीं रही, प्राइवेट जॉब जो है वो पैदा इसलिए नहीं हो रही क्योंकि कुछ काम नहीं चल रहा, ग्रोथ रेट जो है वो माइनस पे है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जिनमें ये बस दुआई की जा सकती है, क्योंकि दूसरी जानब देखें तो 1 लाख बंदा पर मंथ जो है वो बाहर के ममालिक में जा रहा है। हमेशा बाहर जाते रहे हैं लोग, लेकिन लेबर होती थी, कुछ तादाद फिक्स नहीं होती थी। अभी तो स्टूडेंट्स जा रहे हैं, 3 से 4 मिलियन का खर्चा करते हैं, स्टूडेंट वीज़े पे चले जाते हैं वापस ना आने के लिए। तो ये इतना सरमाया भी जा रहा है, लोग भी जा रहे हैं, इसका कोई फ़ायदा होता है या नहीं होता ये बात की बात है। लेकिन फ़िलहाल जो सरमाए में काफ़ी जो है वो दिक्कत आ रही है। फिर जो डॉलर के मुकाबले में रुपया है दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है। IMF डील के बाद संभला तो है, लेकिन फिर भी जो है वो सागदार का जो दावा था कि 240-50 पे आएगा वो नहीं आया। अभी भी वो 285-87 रुपये पे जो फ्लक्चुएट कर रहा है। तो इन हालात में देखें कारोबार चल नहीं रहे, कोई भी बिज़नेस नहीं चल रहा, बिजली की कीमतें हर महीने बढ़ाई जा रही हैं, फ्यूल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। तो समझ नहीं आ रही कि ये हुक्मरान चाह क्या रहे हैं, किस तरह से अगर ये मुल्क को डिफ़ाल्ट से बचाना चाहते हैं तो ये कैसा डिफ़ाल्ट है कि जो ख़त्म ही नहीं होने का नाम ले रहा है ना। दावा करते हैं कि हमने डिफ़ाल्ट से बचा लिया, हालांकि 1 साल पहले तक कोई भी सर्वे नहीं था कि मुल्क डिफ़ाल्ट में जा रहा है। पहले खुद से ही उसके रिज़र्व ख़त्म किए, फिर उसके बाद आवाम को ब्लैकमेल करके एक तरह से रोला डाला, और उसके बाद अब जो है वो हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने जो बचा लिया। लेकिन अब पब्लिक की पर्ची से भी उन्हें डर लग रहा है कि पर वक्त इंतखाब भी नहीं करवा पा रहे।
ये चाह क्या रहे हैं, कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में चीज़ें सामने आ जाएंगी। लेकिन बहरहाल जो कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी हुई हैं इस दौरान, सारी नेगेटिव नहीं हुई। दोस्त ममालिक के विज़िट हुए हैं, जो यूएई ने स्पेशली सऊदीया ने बहुत ज़्यादा यहाँ पर सरमायाकारी का इंदिया दिया है, काम भी शुरू किया है। चीन के साथ CPEC जो है वो 2 शुरू हो गया है, रूस के साथ ट्रेड हुई है, वहाँ से फ्यूल आया, इसके अलावा गंदम आई है, दूसरी तमाम प्रोडक्ट्स आई हैं, ईरान के साथ डील हुई है। लेकिन इसमें जो ईरान गैस पाइपलाइन थी उसमें पाकिस्तान ने इनकार किया है कि अभी जो वो अपने हिस्से का काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें अमेरिका की मंजूरी नहीं मिल सकी ना, उनके पास फंड्स नहीं है। तो मरियम भी हमारे साथ मौजूद है, मरियम से भी बात करते हैं। मरियम, आप क्या कहेंगी, जो बढ़ती हुई महंगाई है इसकी वजह से कौम काफ़ी परेशान है। अब फोकस एक चीज़ पे ये है कि शायद नई गवर्नमेंट आए तो स्टेबिलिटी जो है वो मुल्क के अंदर देखने को मिले, लेकिन दर हकीकत जो मामला चल रहे हैं, आपको लगता है कि महंगाई कम हो गई, या इसके अलावा आवाम का रद्द-ए-अमल क्या जा रहा है? लोड शेडिंग है, बढ़ती हुई कीमतें हैं, पेट्रोल की हों, बिजली की हों या दीगर चीज़ों की, पब्लिक का क्या कहना है? बिल्कुल ऐसे ही है अनान, जिस तरह से गवर्नमेंट चेंज होती है, बेशक अगर हम जब से होश संभाला है तब से अगर देखते चले जाएं, जिस तरह से जिनको ज़्यादा सियासत में इंटरेस्ट होता है, अगर वो उस तरह से देखें तो जिस तरह से गवर्नमेंट बदलती आई है उसी तरह से चीज़ों के अंदर इजाफा होता चला गया है। बेशक वो पेट्रोल हो या कोई भी कीमत जो इंसान की बेसिक चीज़ें हैं इस्तेमाल करने की, उनके अंदर भी इजाफा जो है वो होता हुआ नज़र आता है। तो ये कहना मुझे लगता है कि किसी हद तक गलत है कि अगली गवर्नमेंट आएगी या टेक केयर आएगा तो आपकी चीज़ें जो हैं वो कम हो जाएंगी या बेहतर हो जाएंगी, बल्कि वो मज़ीद बिगड़ती हुई नज़र आती हैं। पेट्रोल की कीमत रहमान भाई ने बताया कि वो भी 15 अगस्त के बाद जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है कि मज़ीद बढ़ जाएगी। जहाँ पेट्रोल की कीमत बढ़ी है तो उसके साथ दीगर चीज़ों की भी कीमतों में इजाफा होगा, बेशक वो चीनी हो, आटा हो, दालें हो। जो गरीब आवाम ने बेसिक चीज़ें खानी है वो उसकी वजह से जो है वो परेशान नज़र आता है कि जो वो पहले 100 रुपये की लेके आता था उसको 200 रुपये की लेके आने पड़ी है। ऑब्वियसली वो जेब के ऊपर भारी पड़ती है। वही 100 रुपया जो वो उसके लिए एक्स्ट्रा दे रहा है, शायद वो किसी और चीज़ को या अपनी ज़रूरत को पूरा करता हुआ नजर आए। और आपने बात की कि सिर्फ महंगाई ही नहीं बल्कि गैस लोड शेडिंग भी है और बिजली की लोड शेडिंग भी है। ये कहा जा सकता है कि सर्दियों में हमेशा सुना था कि इस जो गैस की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है या उसके टाइम जो है वो रख दिए जाते हैं कितने में आएगी और अब नहीं आएगी। लेकिन अब ये कहा जा सकता है कि फैसलाबाद के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की लोड शेडिंग के साथ साथ गैस लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हर इलाके के अंदर 2 से 3 घंटे आती है। तो लोग एक महंगाई की तरफ सर पकड़ के बैठे हैं, दूसरा अपनी गैस लोड शेडिंग की वजह से, और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो तो है ही, बेशक वो गर्मी हो सर्दी हो, लाइट बारिश की पहली बूंद पड़ती है और लाइट चली जाती है, आंधी जरा सी चलती है तो लाइट चली जाती है। तो ये कहा जा सकता है कि फैसलाबादी या हमारा पूरा पाकिस्तान इस वक्त जो है घूमता फिरता हुआ नजर आ रहा है, कभी कहीं गिर रहा है कभी कहीं पड़ा, लेकिन हुक्मरान अपनी हुकूमतें बनाने में इस वक्त मसरूफ हैं। वो ये नहीं देख रहे कि हमारी जो कौम है, स्पेशली हमारी यंगस्टर्स हैं, उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। उनको बाहर जा रहे हैं, अपना मुल्क छोड़ के वो बाहर जा रहे हैं। वो क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनको यहाँ पर वो चीज़ें नहीं मिल रही जो उनको मिलनी चाहिए, जो उनका हक है। ना हमें जॉब्स मिलती हैं, ना प्रॉपर आप स्टेबिलिटी की बात ही नहीं कर सकते। अगर एक बंदा कुछ कमा रहा है, अगर किसी जॉब पर है, तो वो उससे खुश नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो अपने आगे दीगर मामलात को बेहतर करने की कोशिश करेगा तो उस जॉब पे उसका गुजारा नहीं होगा। और फिर आखिर जाके उनके पास एक ही फैसला रहता है कि वो बाहर चले जाएं और अपनी ज़िंदगी को तब्दील करें, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जैसे जैसे वक्त गुजरता है वैसे वैसे चीज़ें जो है वो मज़ीद ख़राब होती हैं एज़ कम्पेयर टू कि वो बेहतर हो जाएं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब्दुर्रहमान साहब, जब हम प्रोग्राम हम और आप कर रहे होते हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, जितने बच्चों से बात की जाती है 99% का अब यही जवाब होता है कि हम कोशिश कर रहे हैं बाहर जाने के लिए। ये बड़ा अलमिया है इस मुल्क में, जहाँ पे लोग आने के लिए तरसते थे जब सब कॉन्टिनेंट के अंदर बरसगीर की तकसीम हुई थी, तो आज यहाँ से जाने के लिए तरस रहे हैं। ये सर्कल जो है वो बड़ा अजीब है, बड़ा दुख देता है इंसान। हनान, मेरिट की हुक्मरानी नहीं है यहाँ पे, रिश्वत का आम बाज़ार गर्म है। वहाँ थोड़ी सी मिसालें दे देता हूँ। फैसलाबाद की अगर हम बात कर लें, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का वीसी वो ख़त्म हो चुकी है उसकी मुद्दत, अभी तक वो कब्ज़ा उसका है, बंदे भर्ती कर रहा है। वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह खान का कज़न होने का दावेदार है, तो उसकी वजह से उसको कोई हिला नहीं सकता। पिछले 10-15 साल से काबज़ है यूनिवर्सिटी पे। जीसी यूनिवर्सिटी 6 महीनों से चल रही है, एडिशनल वीसी है, कोई भी वीसी तैनात नहीं हुआ। तो ये देख लें, मतलब कई और तरह की मिसालें हैं कि जिसमें जो तगड़ी फैमिली का है पाकिस्तान में वही हेड रह सकता, बाकी कोई नहीं आ सकता। तो जो नया साइंटिस्ट काम करना शुरू करेगा, देखें एग्री में या कहीं और, वो कैसे यहाँ पर काम शुरू करेगा? उसको जो ही मौका मिलना है उसने यहाँ से चले जाना है, क्योंकि बाहर के ममालिक में उसको पता है वो मेहनत करेगा मेरिट पे आ जाएगा। यहाँ पे जितनी मर्ज़ी को मेहनत कर ले,
वो मेरिट पे तब तक नहीं आ सकता। फैसलाबाद जैसा तीसरा बड़ा शहर, पंजाब का दूसरा बड़ा शहर, बरादरी के हवाले से इंतहाई बदनाम है कि कहा जाता है कि एग्री में जो है वो किसी भी शोबे में आगे जाने के लिए राजपूत होना ज़रूरी है। जब गवर्नर सरवर यहाँ पर तैनात थे तो वाइस चांसलर लगने के लिए राई होना ज़रूरी था। तो ये तो हमारी मेंटेलिटी है कि मखसूस बरादरी के लोग आगे आएंगे, मखसूस फैमिलीज़ के लोग आगे आएंगे, आम लोगों को जितनी मर्ज़ी वो मेहनत कर लें कोई हिस्सा नहीं मिलने वाला। ये सियासत में देख लें, वही लोग घूम फिर के सामने आ जाते हैं। कोई भी नौजवान जो है वो सियासत में सामने नहीं आ रहा, वही बुज़ुर्ग लोग, नौजवान अगर कोई आएगा तो उनकी फैमिली का ही आएगा, बाकी किसी को शेयर नहीं मिलता। ये जो अलमिया है ना कि पैसा आपके पास होना चाहिए सियासत के लिए, ये बड़ा ख़तरनाक है। ये तो फिर मुल्क चलाने वाले भी अमीरजादे होंगे और सियासत करने वाले भी अमीरजादे, गरीब आदमी की कहाँ सुनी जाती है? कौन सा बंदा है जो कि एक 2 वक्त की रोटी के लिए नौकरी कर रहा और आके MP MNA बन जाए? गुरु साहब, मुझे तो कोई मिसाल नहीं मिलती। नाम देखिए, बाहर के ममालिक में अक्सर मिसालें सामने आती हैं कि पाकिस्तानी नयाद का बेटा ये बन गया, वो बन गया, तो वो आम से लोग होते हैं, वहाँ पे बन सकते हैं, यहाँ पे नहीं बन सकते। यहाँ पे तो देखें, अगर ये जैसे आपने बात की कि लोग बाहर जाना चाहते हैं, तो अगर बॉर्डर्स खोल दिए जाएँ तो यहाँ तो वो बचे ही ना। सारी अवाम ही बाहर जाना चाहती है, जिसका 1 लाख महीना में जो लोग जा रहे हैं वो ऑफिशियली जा रहे हैं, जो डंकी के ज़रिए जा रहे हैं उनका कोई डाटा नहीं है। कोई कश्ती उल्टती है, कोई मसला बनता है तो सामने आते हैं, अदरवाइज़ बहुत से लोग वैसे ही जा रहे हैं और वो तकरीबन 5 मिलियन लगता है उस पर ना, या 4 मिलियन लगता है। इसी तरह से जो ऑफिशियली जा रहे हैं 3-4 मिलियन वो भी लगा रहे हैं। तो ये देखें, ये सारा अलमिया क्यों बना है, किसकी वजह से बना है? पिछले 1-2 साल में ये पीक पे चीज़ें गई हैं, मेरिट बिल्कुल नहीं चलता। यहाँ पर तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग के नाम पे जो है वो करोड़ों रुपए कमाया जाता है। एक्चुअली यहाँ पर ब्यूरोक्रेटाइजेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि जो कोई अपना कारोबार भी करना चाहता है तो उसको मुख्तलिफ महकमों के NOC लेने में ही 2-3 साल लग जाते हैं। उसके अलावा कई मिलियंस उसके उनको रिश्वत देने में लग जाते हैं। कोई सरकारी एक दफ्तर आप बता दें पाकिस्तान का जहाँ पर बगैर रिश्वत के या सिफारिश के काम होता हो, कोई नौकरी जो बगैर रिश्वत सिफारिश के मिलती हो। कभी यहाँ पर CSS के बारे में कहा जाता था कि वो बड़ा अच्छा जो है वो निज़ाम है, अभी उसमें भी पेपर्स में कई दफ़ा मामले आए, PPSC में कई दफ़ा मामले सामने आए, वहाँ पर भी सिफारिश का वही कल्चर है, वहाँ पर भी पेपर्स में नंबर दिए जाते हैं। ब्यूरोक्रेट्स के बेटे ही अगर ब्यूरोक्रेट बने होते हैं, 3-3 फैमिली से वो चले आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो इस तरह की लेगेसी है कि उनको आसानी से फ़ायदा मिल जाता है, फिर वो जो है वो सिस्टम पे काबिज़ हो जाते हैं और बाकियों के ख़िलाफ़ कुछ नहीं होने देते। कभी आपने सुना होगा कोई ब्यूरोक्रेट साबक जो है वो करप्शन के इल्ज़ाम में अंदर गया है, कोई साबक DC के ख़िलाफ़ इंक्वायरी खुली है, इनको हमेशा क्लीन चिट मिलती है। सियासतदान है वो भी वज़ीर-ए-आज़म लेवल के 1-2 पकड़ा जाता है और बाकी सारी मुकद्दस गाय है। यहाँ पर मुकद्दस गाय इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि उन पर काबू नहीं पाया जा रहा, वो माफिया हुकूमत चलाते हैं। शबर जैदी का एक दिन इंटरव्यू चल रहा था, वो जब चेयरमैन FBR रहा है थोड़ी मुद्दत के लिए, तो वो कहता है कि दुकानदार टैक्स नहीं देते, इकट्ठे हो जाते हैं, सरकार आगे जो है वो लेट जाती है, टैक्स नहीं ले पाती। 40 MNA एक जगह इकट्ठे हो जाएं तो आप कानून कोई भी किसी भी किस्म का नील कर सकते। एग्जैक्टली, वो पाकिस्तान में कोई भी जो है वो एग्रीकल्चर टैक्स नहीं है, पूरे सिंध में तो ये डिपार्टमेंट ही नहीं बना हुआ। पंजाब में इसको जोड़ा हुआ है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साथ, लेकिन वहाँ पर भी बराए नाम टैक्स आता है। तो ये इतना बड़ा शोबा जो है वो यहाँ पर एग्रीकल्चर का। टैक्स कौन देता है? सैलरीड पर्सन देते हैं, क्योंकि उनके बैंक में आती है तो वो वैसे ही कट के आते हैं। इसी तरह से जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं उन्हें वैसे रिबेट मिल जाती हैं। तो मुख्तलिफ जो लोग हैं, मुख्तलिफ माफियाज काबज़ हुए पड़े हैं यहाँ पर चीज़ों पे। एलीट जो पाकिस्तानी 1% है वो 99% पर हुक्मरानी कर रही है। मिफ्ता इस्माइल ने भी इस सिलसिले में काफ़ी लेक्चर्स दिए थे, बताया था 1-2 यूनिवर्सिटीज़ के लोग जो है वो HESN के या लम्स के जो है वो 99% ब्यूरोक्रेसी पे या अदलिया पे बैठे हुए हैं। जुडिशरी जिस तरह से आती है रिकमेंडेशन पर जो है वो जजेस लग जाते हैं, फिर जो आने वाले दिनों में वो कमाल करते हैं। और उसमें जो हमारा जुडिशरी में नंबर है वो भी देख लें 139 में से कोई शायद 125वां 26वां नंबर है। तो बिल्कुल इस पे मजीद गुरु साहब बात करते हैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन यहाँ पे ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ अब्दुर्रहमान गुज्जर मौजूद हैं, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। अब्दुर्रहमान साहब, इन तमाम बातों के अंदर हम एक चीज़ को भूल जाते हैं, वो है बल्दियात। बल्दियात का इलेक्शन जो है वो कहाँ पे नज़र आता है आपको? बाकी इलेक्शंस की भी बात होती है, दूसरों की भी, बल्दियात लास्ट टाइम भी जो
मुंतखब हुए थे, आपको पता ही है कितनी देर चले और कितनी देर उनका हक जो है वो एक कत्ले आम की तरह जो है उसे लटका दिया गया। तो आप क्या समझते हैं आने वाले दिनों में कुछ बल्दियात के हवाले से पेशरफ्त होगी? नान देखिए, बल्दियाती इलेक्शन चाहे कोई भी मुल्क है वहाँ पर बाकायदगी से होते हैं। जब अंग्रेज़ यहाँ पे था तो बल्दियाती इलेक्शन तो वो भी करवा देता था या नुमाइंदे बना देता था नंबरदारों की सूरत में, दूसरे तमाम। देखिए ये वो लोग हैं जो लोगों की पहुँच में होते हैं। मिसाल ले लें कि एक चेयरमैन है, वो 2 या 3 गलियों या 4 गलियों का, 2 महलों का जो है वो चेयरमैन होता है, उसके साथ वाइस चेयरमैन भी है, 5-7 काउंसलर्स होते हैं, लेडी काउंसलर, यूथ काउंसलर। तो वो सारे मोहल्ले की रेंज में होते हैं ना। किसी का भी दरवाज़ा खटखटाया, जो उनका काम है, वासा का, PHA का, FWMC का छोटा मोटा हो गया, ये 90% लोगों के काम है। पैच वर्क का मामूली सा काम UC फंड में हो जाता है। तो कई काम तो ऐसे होते हैं जिसमें ये सालसी भी होती है इनके पास, कोई तलाक वगैरह का, वो मोहल्ले में सुलह करवा देते हैं। तलाक होनी है तब भी करवा दी, सुलह करवा दी, बहुत सारे केसेस की सुलह होती भी देखी है। तो ये बड़ा सूदमान निज़ाम होता है। इसका नुकसान ये होता है कि MP MNAs के डेरे वीरान होना शुरू हो जाते हैं। देखिए MP के पास तो फिर वो बंदा जाएगा ना जिसका कोई प्रोविंशियल काम है, MNA के पास वो जाएगा जिसका फेडरल काम है। तो ये तो बहुत थोड़े लोग हैं जिनके ये काम होते हैं, लोगों के तो छोटे मोटे काम होते हैं। यही वजह है कि जब भी यहाँ पर बल्दियात आए हैं तो पब्लिक के मसाइल हल हुए हैं। जब भी यहाँ पर मार्शल लॉ आया तो उन्होंने बल्दियात इंट्रोड्यूस करवाया और लोग जो है वो मार्शल लॉ से मुतमिन हुए हैं। लोग अभी भी इसी वजह से कहते हैं क्योंकि उनके काम हल हुए हैं। मुशर्रफ का मार्शल लॉ या यूब का मार्शल लॉ, इसकी मिसालें दी जाती हैं कि यहाँ पर जो यूब का BD मेंबर था या जो मुशर्रफ का नाज़म था, जली नाज़म, वो DC की जो है वो ACR लिखता था DPO की, तो उनकी ज़रूरत नहीं होती थी कि अवामी नुमाइंदों का काम न रोके ना। ये अपने इजलास में उन्हें बुलाते थे कि सुने जो नुमाइंदों के काम है वो करें। ये बड़े तंग थे ब्यूरो। देखिए अभी मैं आपको मिसाल देता हूँ, कॉरपोरेशन है, उसका 4 अरब बल्कि 7 अरब का फंड है, वो कमिश्नर यूज़ कर रहे हैं। DC है 2-3 अरब ज़िला कौंसिल का फंड यूज़ कर रहा है, म्यूनसिपल कमेटीज़ की ACs कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी रुकावट होते हैं। पुलिस को अब मौज बनी हुई है, किसी की नहीं सुननी है, MPA राज़ी है तो वो SHO अपनी मौज करते हैं, एंजॉय करते हैं। बल्दियात होती है तो वो ज़्यादा लोगों के सामने जवाबदेह होना पड़ता है। और स्पेशली ये 2015 के बल्दियाती नुमाइंदगान जो अदालत के हुक्म पर बल्दियात बनी थी, ये सबसे बदकिस्मत रहे। पहले तो नवाज शरीफ की हुकूमत, शहबाज शरीफ की पंजाब में, उन्होंने इख्तियार ही नहीं दिए ना, इन्हें 2017 में दिए। साकिब निसार ने वो इख्तियार फौरी वापस ले लिए कि अब ये इलेक्शन के बाद ही यूज़ करें। इलेक्शन के बाद इमरान खान ने उन्हें बैठने नहीं दिया, तो उनका तो सारा पैसा एनर्जी इसी में ज़ाया हुई, केसर लड़े, फ़ायदा कोई नहीं हुआ। तो ये सबसे बेसिक यूनिट है बल्दियात का, जो हमारे यहाँ पर हमेशा ही डैमेज होता है। तो यही वजह है कि यहाँ पर डेमोक्रेसी यहाँ पर मजबूत नहीं होती, सियासी पार्टीज़ नहीं बन पाती। बल्दियात से लोग ऊपर आने की बजाय जो है वो छापा बरदार लोग ऊपर आ जाते हैं। वो लोग डेवलपर, प्रॉपर्टी वाले, कोई भी पैसे वाले लोग जो है वो ज़्यादा ऊपर आ जाते हैं और फिर वो पैसे दे के टिकट भी ख़रीद लेते हैं, लोगों को भी वोट ले लेते हैं। अगर बल्दियात हो, बल्दियाती लोग ऊपर आए, वो लोगों की नब्ज़ को जानते हैं, वो लोगों को निकालना जानते हैं और बड़े मजबूत हैं। तो मुझे अभी भी ये लग रहा है कि ये शायद बल्दियाती इलेक्शन हो जाए। देखें जैसे ही बड़े इलेक्शन डिले हो रहे हैं ना, तो मुसलसल इलेक्शन डिले नहीं हो सकते। पहले ही बड़ी इन्होंने डिले की है पंजाब के KPK के, तो अभी अगर बल्दियात नहीं करवाएंगे तो अवाम के लिए बड़ा मसला हो जाएगा। देखिए अवाम अपने मसाइल के हल के लिए कहाँ जाएगी? DC दफ्तर में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता, AC उन्हें घुसने नहीं देता, जो महकमों के अफसर हैं वो किसी की नहीं सुनते। तो फिर ऐसी सूरत में बल्दियात ही वाहद ऑप्शन। पहले MP MNAs होते थे कि उनके पास काम करवा लिए, MP ख़त्म हो गए, अब MNA भी ख़त्म हो जाएंगे 9 अगस्त को। तो फिर वो बल्दियात भी अगर नहीं होंगे तो ये अवाम की बड़ी जो है वो बदकिस्मती होगी, उनकी मायूसी जो पहले ही आसमान को छू रही है वो मज़ीद बढ़ जाएगी। तो अब ये स्टेट को बल्दियात लाजमी करवा देने चाहिए। वैसे तो इलेक्शन कौमी असम्बली के ही बर वक्त होने चाहिए, अगर वो नहीं होते तो बल्दियाती ज़रूरी है ताकि जो अवाम के छोटे मोटे मसाइल हैं वो हल होते रहें और जो सिस्टम डेमोक्रेसी का वो चलता रहे। बल्दियात देखें किसी भी सूरत में नहीं रुकने चाहिए, चाहे जो भी वजह हो, MP MNAs मुखालफत करें, ब्यूरोक्रेसी मुखालफत करे, ये सिलसिला नहीं रुकना चाहिए। एक फ़र्द वाहद को 7 अरब रुपए का फ़ंड देने की बजाय अगर 157 नुमाइंदे वो 7 अरब रुपए का फ़ंड इस्तेमाल करें तो वो फैसलाबाद की हर UC में भी लगेगा, हर जगह लगेगा और उसमें शफाफियत भी ज़्यादा बेहतर होगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मरियम, क्या लगता है बल्दियाती नुमाइंदों को निगलेक्ट करने की वजह से जो आम गली मोहल्लों के मसाइल है जैसे सीवरेज, सोलंग और PPC रोड्स,
इनके इश्यूज की वजह से पब्लिक बड़ी परेशान है और जो यूनियन काउंसिल के जनरल सेक्रेटरीज के पास काम आता है, जैसे पैदाइश पर्चियाँ बनवाने के लिए लोग आते हैं, निकाह रजिस्टर्ड करवाने के लिए आते हैं, उनको भी खासी मुश्किलात का सामना रहता है। क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है कि हमारी आम आवाम इस वक्त अपने घरों के अंदर है। उसकी वजह यह है कि उनको जो मामलात हैं, उनकी जो परेशानियां हैं, वो सुनने वाला कोई नहीं है। जब हम भी फील्ड में निकलते हैं, ये लोगों के किसी मसले को हल करने के लिए उनसे बातचीत करते हैं, तो उनका भी यही कहना होता है कि हमने कई बार इन महकमों में या इस मुतलका मामले के महकमों में जाके दरखास्तें दी हैं, उनसे बात करने की कोशिश की है, उनसे मिलने की कोशिश की है, लेकिन ना हम मिल पाते हैं, ना हमारी दरखास्तें जो हैं वो मसूल होती हैं, ना ही उनके दरखास्तों के ऊपर कोई एक्शन लिया जाता है। अगर बल्दियाती नुमाइंदे फैसलाबाद के अंदर हों, उनके गली मोहल्लों के अंदर मौजूद हों, तो उनका दरवाजा खटका के उनसे आप अपना मसला बता सकते हो। उनके मसले इतने बड़े नहीं होते। रहमान भाई की बात को कोट करूंगी कि मामले बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन उनको बड़ा बना दिया जाता है। जो इतना सा पैच होता है सड़क पर, वो आहिस्ता 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 पूरी सड़क पर आ जाता है और एक्सीडेंट्स होते हैं, लोग मर जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं, लेकिन वो इतना सा पैच ठीक नहीं किया जाता, उनकी इतनी सी बात नहीं सुनी जाती और वो मामला इतने से बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो इसी तरह लोगों के जो छोटे छोटे मसाइल हैं, बेशक वो सीवरेज का इशू हो, सड़क टूटने का हो या दीगर मसाइल, बेशक कोई झगड़ा ही क्यों ना हो, जिसको हल करने के लिए कोई ना कोई ऐसा इंसान होना जरूरी है जो उनके मसले को हल कर दे या बेसिक नीड उनकी कंप्लीट कर दे। लेकिन अगर वो नहीं है तो उसकी वजह से इस वक्त हमारी आवाम ही खसारे में है, क्योंकि उनकी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, ना ही उनको उनके कहने पे कोई सुनता है। कई बार कहा जाता है, उनका कोई इंटरव्यू भी लिया जाता है, तो वो कहते हैं कि कौन सा हमारी कोई सुनता है। ये बड़ी मायूसी के साथ ये जवाब जो है वो लोगों से हमें सुनने के लिए मिलता है। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि उनकी बात ऊपर तक पहुंचाई जाए, उनका मसला हल किया जाए। लेकिन मैं कहूंगी कि बड़ी बदकिस्मती की बात है कि कई बार एक बात को रिपीट करने के बाद, लोगों की बात पहुंचाने के बाद भी कई बार उनकी बात नहीं सुनी जाती, क्योंकि उनका मसला होता तो बहुत छोटा है सुनने वालों के लिए, लेकिन जो कह रहे होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा बड़ा मसला होता है, क्योंकि वो जब बहुत छोटा होता है तब उनको बताया जाता है, लेकिन वो सुना नहीं जाता उनकी जानिब से। लेकिन जब वो बहुत बड़ा हो जाता है तो शायद उनके हाथों में भी नहीं रहता। और एक और बात भी, बहुत सारी चीजें जहाँ महंगी हुई है, मेकअप भी महंगा हुआ है। मेकअप बिल्कुल महंगा हुआ है। ये तो आपने दुखती रग पे हाथ रखा है कि खवातीन जो हैं वो मेकअप की वजह से बड़ी परेशान नजर आती हैं कि भाई जो कीमत, फॉर एग्जांपल कोई हमारी बेस की ट्यूब ही थी, तो अगर वो 300 रुपए की मिल रही थी तो वो 500 रुपए की भी आपको मिलेगी और आप इसकी वजह से बड़ा परेशान नजर आते हैं। खैर, आप देखते हैं ना कि अक्सर खवातीन जो MP MNAs होती हैं उनकी तरफ से बड़ा बन ठन के असेंबली में जाया जाता है। अब वो भी रोने रोती हैं कि नहीं? बिल्कुल रोने तो होती होंगी, क्योंकि मेकअप जो है वो महंगा हो गया और खवातीन की एक बेसिक नीड होती है कि वो मेकअप का इस्तेमाल करे और खूबसूरत नजर आए, क्योंकि मर्दों ने तो नहीं ना करना, अब खवातीन का ये एक है, तो उनकी बेसिक नीड को खराब नहीं करना चाहिए। इसकी कीमत के अंदर हमें कमी किसी हद तक करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि शायद मेकअप की कीमत उतनी ही रहती है, लेकिन जो टैक्सेस लग जाते हैं उसके ऊपर वो उसकी कीमत में इजाफा जो है वो ज्यादा कर देते हैं, जिसकी वजह से खवातीन इस बात के बारे में जरूर कहती हैं कि यार ये बड़ी मुश्किल की बात है हमारे लिए कि अगर स्पेशली जो इसका कारोबार करती हैं, जैसे हमारी पार्लर में काम करने वाली खवातीन हैं, उनको खरीदारी करनी होती है, उन्होंने एक अपना पैच अगर 6 महीने का लेना है तो वो जो अगर 10,000 में लेके जा रही थी, अब उनको 15,000 में वो अफोर्डेबल है उनके लिए। तो ये भी उनके लिए बड़ा मसला है कि खवातीन अगर कुछ करना चाह रही हैं तो उनको थोड़ी सी स्पेस हमें देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा। तो गुल साहब, अब फ्यूचर क्या देख रहे हैं फैसलाबाद के हवाले से? स्पेसिफिकली बहुत सारे सियासतदानों में भी सियासतें चलती हुई दिखाई दे रही हैं, टिकटों की भागदौड़ में अब काफी खिंचातानी होगी, क्या कहेंगे? बिल्कुल हनान, आपकी बात दुरुस्त है। बहुत सारे हलकों में, और ये इंडिया पार्टी की जानब से दिया जा चुका है कि बहुत सारे हल्के चेंज होंगे, स्पेशली जहां पर उम्मीदवार हार चुके थे वहां पर काफ़ी चांसेस है कि बंदे चेंज हो। क्योंकि देखिए 2018 में जो हारने वाले लोग थे, 13 में तो पार्टी की मकबूलियत ही बहुत थी ना, लोग जीत गए। 18 में जो लोग हारे हैं और आधे लोग जीते हैं, अब उसमें से जो हारे हैं उनमें से आधे लोगों में से काफ़ी लोग निकाल दिए जाएंगे, क्योंकि समझा जा रहा है कि पार्टी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा डैमेज नहीं हुई जितनी ये लोग नुकसानदेह साबित हुए हैं कि ये लोग अच्छा, अपनी इस बात को डिटेल में डिस्कस करते हैं गुल साहब, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि अब्दुल रहमान गुज्जर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करेंगे। गुज्जर साहब, आने वाले दिनों के अंदर महंगाई कम होती हुई नज़र आती है, और महंगाई पे के अलावा अगर हम सियासत पे बात करें तो सियासत के हवाले से हमें शेर अली और राना सनाउल्लाह ग्रुप के हवाले से भी बताइएगा।
टिकट्स के हवाले से कहाँ पे स्टैंड करते हैं? हनान, महंगाई तो शायद IMF की डील मुकम्मल होने के बाद ही जो है वो कुछ बेहतर हो, लेकिन ये है कि यहाँ पर जितनी चीज़ें महंगी हो चुकी हैं, अब महंगी थोड़ी और ज़्यादा होंगी, नीचे आने का चांस बहरहाल ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मार्च तक जो है वो काफ़ी मुश्किल होगा महंगाई को कम करना। उनकी डील ही ये होती है कि आपने रिलीफ नहीं देने, सब्सिडीज़ नहीं देनी, जिस कीमत पे चीज़ें ली जा रही हैं वही बेचनी है। जैसे फेस्को जिस कीमत पर बिजली ले रहा है उसी पे बेचेगा, तो अभी भी उस हिसाब से थोड़ी बहुत सब्सिडीज़ स्लैब वाइज मौजूद है। इसी तरह से फ्यूल जिस कीमत पर लिया जा रहा है, प्रॉफिट रख के, ये लेवी टैक्स बढ़ा के उसी पे बेचना होता है। तो ये सारी चीज़ें तो मार्च तक चलती रहेंगी, महंगाई कम होने का चांस जो है वो खासा कम है। जो दूसरी जानब आपने बात की, तो अब देखिए चौधरी शेर अली ग्रुप की तो वो सूरत हाल नहीं रही। राना सनाउल्लाह खान ग्रुप जो है वो डोमिनेट कर चुका है, सारे लोग उनके साथ हैं। ये शेख एजाज, सभी लोग पहले जो है वो शेर अली ग्रुप के साथ थे, मियाँ अब्दुल मना आहिस्ता आहिस्ता इधर आते गए। अब तो चौधरी शेर अली और मियाँ ताहर जमील और आबद शेर अली है। आबद शेर अली की तो वैसे ही सुलह हो चुकी है, तो उस तरह से ग्रुप नहीं है, लेकिन बहरहाल वो ये चाहेंगे कि यहाँ पर आबद शेर अली मैं चाहूँगा एक्टिव नहीं नजर आते, जैसे मतलब राना सनाउल्लाह साहब बहुत सारे इवेंट्स करवाते हैं, उनके MP MNs नजर आते हैं, आबद शेर अली क्यों नहीं फ्रंट फुट पे आके क्यों नहीं खेलते, क्या वजह है? देखिए, एक तो राना साहब वफाकी वज़ीर दाखिला भी हैं, पूरा ग्रुप सूबे के सदर भी हैं, तो आबद शेर अली को वतन वापस आने के बाद था कि शायद वो किसी एडवाइज़र बना दिए जाएं, वो भी नहीं बनाया गया। तो उनके पास कोई पार्टी का बड़ा होता भी नहीं है, नायब सदर महज, तो इस वजह से वो एक्टिव होके करेंगे भी क्या। ताहर जमील पहले MPA थे, वो कोई इनॉग्रेशन कर रहे थे, वो MPA-शिप भी ख़त्म हो गई, तो अब वो अपने हल्के में बस ज़्यादा एक्टिव हो गए। वो पहले भी समझते हैं कि हमने जो है वो सुपर एक्टिव होके जो है वो हमेशा नुकसान उठाया है। पहले मीडिया टाक करते थे तो इमरान खान ने पर्चे दे दिए काफ़ी, जिस वजह से भागना भी पड़ा। तो इस वजह से अब ज़्यादा खामोशी है कि अब तो वैसे भी हुकूमत में अब तो डिफेंड करना भी मुश्किल है। आबद शेर अली को ये भी लगता है कि पार्टी ने उन्हें जतवाने के हवाले से कोई ख़ास काम नहीं किया। यहाँ पर जब वो इलेक्शन आ रहे हैं तो इस हल्के में उनके बिलों के काम भी नहीं हो रहे थे। शायद 5-7 हज़ार मीटर उसी महीने में काटे गए फेस्को की जानब से ना, जिन लोगों ने बिल पे नहीं किया, तो वो सारे उनके खाते में पड़े। बिजली बहुत महंगी हुई, तो वो ये भी हुकूमत को ज़िम्मेदार समझते हैं कि कोशिश नहीं की गई उनकी सीट अदरवाइज़ इमरान खान के मुकाबले में निकाली जा सकती थी, जो बड़े मशहूर इलेक्शन हुए थे। तो इस वजह से वो इतने ज़्यादा एक्टिव नज़र नहीं आ रहे, ताहम हल्के में मौजूद हैं। अभी बाहर गए हुए थे, 1 आध दिन में वापस आ जाएंगे, मियां नवाज शरीफ साहब से मिल लें। तो बहरहाल वही ये 2-3 लोग हैं। ख्वाजा रिजवान की कोशिश करेंगे, शराज कालू की कोशिश करेंगे, इसी तरह से मलिक अशरफ की कोशिश होगी कि उनको टिकट मिल जाए। ये 4-5 जो उनके खास लोग हैं। लेकिन इसके अलावा देखी जाए तो रियलिटी में बिग गन्स जो हैं वो राना सनाउल्लाह साहब के पास ही हैं, एग्जैक्टली जो तगड़े कैंडिडेट्स हैं। तो मरियम, आप क्या कहेंगी, पीपल्स पार्टी कहाँ पे स्टैंड करती है इलेक्शंस के हवाले से फैसलाबाद के अंदर? पीपल्स पार्टी इस वक्त उस तरह से काम करती हुई नज़र नहीं आ रही, स्पेशली अगर फैसलाबाद शहर में बात करें। ना ही उनकी कोई MP MNs इस वक्त काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, ना ही सिटी तंजीम जो है वो अपने तौर पर किसी हद तक अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश ज़रूर करती है कि बता सकें कि फैसलाबाद के अंदर पीपल्स पार्टी जो है वो स्टैंड करती है। लेकिन उस तरह से इस वक्त जो है पीपल्स पार्टी नज़र नहीं आ रही। लेकिन हाँ, जियालों की जानिब से इस बात का बड़ा कहा जाता है कि बिलावल भुट्टो को जो है वो कमिंग वज़ीर आज़म बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम। वो कहते हैं कि भी जरदारी साहब अगर एक जगह बैठ गए हैं तो फैसला करके ही उठेंगे, और फिर जो फैसला है वो पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की हुकूमत के लिए। और सियासत में जो है वो ऐसी सियासत के बाबा जो है ना, कहा जाता है कि वो फैसले लेते हैं और फिर सियासत जो है वो की भी जाती है। तो पीपल्स पार्टी इस चीज़ के अंदर नज़र आती है कि वो करेगी, लेकिन अब आगे जाके क्या होगा, माफिया क्या करेगा जो ऊपर बैठा हुआ है, और कौन सी सियासत, कौन सी गीटी जो है वो कहाँ पे घूम के जाएगी, ये किसी को भी नहीं पता। क्योंकि पीपल्स पार्टी ने जब पहले पंजाब में अपना ग्राफ्ट गिरने के बाद दोबारा से नहीं स्पेस बना सका, तो मुझे भी यही लगता है कि आइंदा आने वाले वक्त के अंदर भी नहीं बनाता हुआ नजर आ रहा, क्योंकि नून लीग जो है वो वैसे ही पंजाब में अपना जगह रखती है, अपना गढ़ समझती है उसको। तो आने वाली हुकूमत जो है वो नून लीग की होगी, और पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी अपनी जगह या कुछ सीटें जो है उनके आ जाएंगी हिस्से में। बिल्कुल ठीक है। अब्दुर्रहमान, आपको नहीं लगता कि पीपल पार्टी का वोट बैंक अच्छा है? इस वोट बैंक को संभालने वाले तगड़े कैंडिडेट्स नहीं है फैसलाबाद के अंदर इनके पास, क्या कहेंगे? नाम देखिए, जो सियासी पार्टीज़ चलती हैं पिछले कुछ अरसे में, मरीम ने निशानदेही की कि पीपल्स पार्टी महंगाई की वजह से
जो है वो बैड गवर्नेंस की वजह से वापस हुई। पार्टी कंपेन नहीं कर सकी पंजाब में ना, अपने उम्मीदवार नहीं उनके रहे, वो सारे पीटीआई में चले गए, वापस नहीं आए, कुछ आए हैं। तो वो उनका फोकस उसके बाद पंजाब पे रहा भी नहीं, ऐसा है ना। मतलब कभी भी नहीं लगा कि बिलावल ने या आसफ अली सरदारी ने संजीदगी से कोशिश की। वो अभी यहाँ पर जो लोग पीटीआई छोड़ के जा रहे थे वो पीपल्स पार्टी में चले जाते तो अच्छा खासा फ़र्क साबित हो सकता था। वो मियां नवाज शरीफ ने आईपी भी बनवा दी, वो सारे लोग जहांगीर तरीन के साथ भेज दिए गए। इसी तरह से केपीके में परवेज़ खटक के साथ भेज दिए गए। तो इसका नुकसान पीपल्स पार्टी को हुआ है, जो चाह रहे थे कि वो मरकज़ में हुकूमत बनाए, लेकिन उसमें बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसी तरह ही है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप लोग शो में आए, बड़ा ज़बरदस्त सेशन रहा आपके साथ। यहाँ पे नाज़रीन छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। जैसे कि आपको पता है कि हमारा सेकंड हाफ स्टार्ट हो चुका है। हमारी कोशिश होती है कि सेकंड हाफ के अंदर आपको एशिया खुरनोश की कीमतों के हवाले से आगाह किया जाए। ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ महकमा जो है जिसकी तरफ से जो रेट लिस्टें जारी की जाती हैं, उनकी तरफ से जो लिस्ट पब्लिश की जाती है जिसके अंदर एशिया खुरनोश जिसमें सब्जियां, फ्रूट्स और गोश्त के रेट्स होते हैं, वो भी आपको बताया जाता है। ना सिर्फ ये बल्कि गुज़श्ता रोज़ के साथ उसका कंपैरिजन भी किया जाता है। तो क्या होंगे आज के रेट्स, देखेंगे हमारे स्पेशल सेगमेंट आज के भाव में। बिलाल डॉक्टर हमारे साथ मौजूद होंगे। बिलाल, बताइएगा मार्केट कमेटी की तरफ से जो लिस्टें पब्लिश की गई हैं उसके मुताबिक आज एशिया खुरनोश के रेट्स क्या होंगे? आज बिल्कुल मार्केट कमेटी फैसलाबाद की जानिब से आज बरोज सोमवार की रेट जो जारी कर दी गई। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त अपनी साबका मुकर्ररा कीमत के ऊपर बरकरार है। 575 रुपये किलो के ऊपर आज दस्तयाब होगा। जबकि अगर अंडे फार्मी की बात करें, 2 रुपये दर्जन महंगे हुए हैं, 281 से 283 रुपये दर्जन हो चुके हैं। ओपन मार्केट में 300 रुपये दर्जन से जायद फरोख्त हो रहे हैं। सब्जी की बात करें तो आज भरपूर तेजी जो है वो देखी जा रही है। अगर उसके ऊपर नजर दौड़ाएं, टमाटर 500 रुपये जो है महंगे हुए हैं, 125 से 130। अदरक थाईलैंड 10 रुपये सस्ता हुआ है, 900 से 890 रुपये किलो हुए हैं। सब्ज मिर्च 5 रुपये महंगी हुई है, 70 से 75 रुपये किलो। फूल गोभी 25 रुपये महंगी हुई है, 145 से 170 रुपये किलो। बंद गोभी 5 रुपये महंगी हुई है, 70 से 75 रुपये किलो। टिंडे 50 रुपये महंगे हुए, 140 से 190 रुपये किलो। करेला 15 रुपये महंगा हुआ, 95 से 110 रुपये किलो। बैंगन 15 रुपये महंगे हुए, 110 से 125 रुपये किलो। खीरे 10 रुपये महंगे हुए, 85 से 95 रुपये किलो। मटर सब्ज 40 रुपये महंगे हुए, 360 से 400 रुपये किलो। शिमला मिर्च 10 रुपये महंगी हुई, 170 से 180 रुपये किलो। भिंडी तोरी 10 रुपये महंगी हुई है, 110 से 120 रुपये किलो। सेब गाचा 180 पे है, गरमा 110 पे है। केला 10 रुपये सस्ता हुआ है, 170 से 160 रुपये दर्जन हो गया। अंगूर गोला 10 रुपये सस्ता हुआ है, 160 से 150। अंगूर सुंदरखानी 10 रुपये महंगा हुआ है, 240 से 250। मीठा 10 रुपये सस्ता हुआ है, 160 से 150। नाशपाती 5 रुपये महंगी हुई, 125 से 130, 120 30 होगी महंगे होते हुए। आम चौंसा 5 रुपये महंगा हुआ है, 145 से 150 रुपये किलो पे पहुंच चुका है। फलों में मामूली से उतार चढ़ाव है, जबकि सब्जियां बेतहाशा हफ्ते के आगाज के अंदर महंगी होती दिखाई दे रही है। कोई भी ऐसी कमोडिटी सब्जियों में नहीं है जो 100 रुपये किलो से सस्ती रह गई हो। जी बहुत शुक्रिया बिलाल, आप सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। जैसे कि आपको पता है कि सेकंड हाफ स्टार्ट हो चुका है और सेकंड हाफ के स्टार्ट में ही हमने नए गेस्ट, नए इशू के ऊपर जो है वो डिस्कशन करनी होती है। तो आज खास तौर पे हम हेल्थ सेक्टर के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हेपेटाइटिस नाज़रीन, मैं उसके बारे में डिस्कस करना चाह रहा था कि एक ऐसा मर्ज है जो कि दिन ब दिन बढ़ता चले जा रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक कहा जाता है कि पाकिस्तान की हर चौथे मर्ज को हेपेटाइटिस का मर्ज जो है वो लाहक है। और ये भी कहा जाता है कि इसके बढ़ने के चांसेस इस वजह से ज़्यादा है कि लोग जो हैं वो लापरवाही बहुत ज़्यादा करते हैं। अब लापरवाही का नतीजा जो है अल्टीमेटली फिर उनको भुगतना पड़ता है, ना सिर्फ उनके बल्कि उनके प्यारों को भी। इसकी ट्रांसफ्यूजन के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि ये ट्रांसफर कैसे होता है। ये एक ऐसी मिथ है जिसे ज्यादातर लोग तो जानते हैं, लेकिन और क्या क्या ऐसे इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से, जैसा कि हम अक्सर देखते हैं सैलून्स पे बहुत सारे ऐसे रेजर्स यूज किए जाते हैं जो बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए भी इस्तेमाल किए गए होते हैं जो कि हेपेटाइटिस सी या बी में मुब्तला होते हैं। और इसके साथ साथ क्या गंदा पानी पीने की वजह से, गंदगी की वजह से या दीगर इश्यूज की वजह से भी ये फैलता है। इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, इसके इलाज मुआवजा कहाँ से करवाया जा सकता है और किस तरीके से करवाया जाता है,
कितना वक्त रिक्वायर होता है, इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से जानेंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, बहुत ही अहम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर अहमद शौकत साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मारूफ डॉक्टर हैं और इसके साथ साथ प्रो वाइस चांसलर फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के और डीन भी हैं मेडिसिन के हमारे फैसलाबाद के पंजाब मेडिकल कॉलेज के। तो आपको जनाब वेलकम करते हैं शो के अंदर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले कितनी खतरनाक बीमारी है ये हेपेटाइटिस सी और बी? क्या ये वायरल बीमारी है और इसके फैलने के चांसेस कितने होते हैं और किस तरह से फैलता है, जरा इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुखारी साहब, मैं इतना ही मशकूर हूँ कि आपने मुझे आज मदऊ किया है इस स्टूडियो में आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम। मतलब तकरीबन 1-2 साल ही गुजर गए इस बात को कि हमारी पहले कभी इस बारे में बात हुई थी, मगर फिर भी इट्स नेवर टू लेट। हेपेटाइटिस जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पाकिस्तान के तमाम रीजन्स के अंदर ना एक एपिडेमिक है। एपिडेमिक हम उसको कहते हैं जिसके पेशेंट्स की लातादाद जो है वो मिकदार मौजूद है। और ग्लोबल बर्डन यानी कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डाटा के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया के टॉप 10 ममालिक में अनफॉर्चुनेटली शामिल है जिसमें हेपेटाइटिस का मर्ज सबसे ज़्यादा या इसके मरीज सबसे ज़्यादा है। जो ये मर्ज होता है ना, जैसे भी आपने सुना होना है गैस्ट्राइटिस, हेपेटाइटिस, पेनक्रियाटाइटिस, ये असल में स्टैंड करता है सोजिश के लिए। सो दरअसल हेप हम कहते हैं लिवर को, टाइटिस हम कहते हैं सोजिश को। तो हेपेटाइटिस का मर्ज ये है कि जिस मसले के साथ भी आपके जिगर पे सोजिश होगी उसको कहा जाएगा हेपेटाइटिस। तो ये तो आपके तवज्जो से ऑडियंस को मैं बताना चाहता हूं कि हेपेटाइटिस दरअसल जिगर की सोजिश को कहा जाता है, जिसके बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें वायरसेस भी शामिल हैं और कुछ बीमारियां भी शामिल हैं जिनका वायरस से ताल्लुक नहीं, मगर वो हमारे आज की डिस्कशन के स्कोप से बहुत ज्यादा हो जाएगा। मेरा ख्याल है आज हम वायरल हेपेटाइटिस पे अपने आप को फोकस करने की कोशिश करते हैं, जो ज्यादातर फैल रहा है। जी जाहिर है। अब वायरल हेपेटाइटिस के अंदर भी आप जानते हैं कि मैं देख के अक्सर बड़े अजीब अजीब से इश्तिहार शहरों में लगे होते हैं, वो लोगों को इसका इल्म भी नहीं होता। और जो अक्सर लोग हमारे पास आते हैं कहते हैं कि जी गंदी खुराक से और गंदे पानी से ये होता है। पानी के बारे में तो खास तौर पे हमारा ये खित्ता जो है ना बड़ा बदनाम है। इसमें कोई शक नहीं कि हेपेटाइटिस गंदे पानी से बिल्कुल हो सकता है, गंदी खुराक से भी डेफिनेटली होता है, मगर ये हेपेटाइटिस बी और सी नहीं है। काइंडली आज हम एक टेक होम मैसेज तो देना अपने ऑडियंस को, अब इतनी देर हो गई इस चीज से लड़ते हुए, तो हमें ये तो समझने की जरूरत है कि भाई जो बी और सी है ये दोनों बीमारियां जो ज्यादा खतरनाक हैं, जिनको उर्फ आम में काला यरकान कहा जाता है, जिसकी कॉम्प्लिकेशनें बहुत ज्यादा हैं और बहुत ही खतरनाक किस्म के अमराज हैं, ये दोनों का गंदी खुराक से और गंदे पानी से ताल्लुक नहीं। गंदे पानी से होता है पीला यरकान, जिसको हम हेपेटाइटिस ए या हेपेटाइटिस ई कहते हैं, यानी कि जो अक्सर बच्चों को भी होता है, बड़ों को भी लाक होता है। ये एक वायरस के हमले के सबब से होता है। उसमें इंसान को उल्टी आएंगी, बुखार होगा, भूख मर जाएगी, आंखें पीली हो जाएंगी, मगर ये है कि उसके अंदर गो के खतरा जान का होता तो है, मगर उसके अंदर जो है ना मौत यानी कि डेथ के चांसेस बहुत ही कम है, खास तौर पे अगर तशखीस कर ली जाए। और अच्छी बात ये वाली इस मर्ज के बारे में ये है कि एक दफा ये ठीक हो जाएगा तो इसमें क्रॉनिक होने के चांस कोई नहीं, यानी कि इसकी मुस्तकिल कॉम्प्लिकेशन कोई भी नहीं होगी, इसकी मुस्तकिल बॉडी पे तब्दीली कोई नहीं होगी। वंस यूर ऑल राइट, एक दफा आप ठीक हो चुके हैं तो सारी उम्र के लिए आप ठीक ही रहेंगे। तो ये हो गया हेपेटाइटिस ए और ई। जिस मर्ज के बारे में स्केयर मौजूद है सोसाइटी में, और बाकी स्केयर होना भी चाहिए, वो दोनों प्रिवेंटेबल बीमारी हैं, यानी कि ऐसे मर्ज हैं जिनसे बचाव मुकम्मल तौर पे मुमकिन है। वो कौन से हैं? हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी। इसके अंदर जो है ना बदकिस्मती से हमारा खित्ता जो है ना वो हेपेटाइटिस सी का शिकार। हेपेटाइटिस सी का मर्ज जो है वो बहुत ज्यादा है पाकिस्तान के अंदर, और ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज के अंदर हेपेटाइटिस सी जो है ना ये वो मर्ज जिसके बारे में कहा जाता है कि हर 5वें, 6ठे, 7वें बंदे को ये लाहक है। जो एक मोहताद फिगर्स के मुताबिक जो है ना पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 8.4 मिलियन लोग शिकार हैं हेपेटाइटिस सी के। ये जो फिगर्स हमें पता है 84 लाख से ज्यादा लोग। और जो है ना इसके हेपेटाइटिस बी के जो पेशेंट हैं वो बहुत कम हैं, वो तकरीबन 4 मिलियन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ आपकी अपनी एहतियात ना करने के सबब से ये मर्ज जो है, क्योंकि ये मर्ज जो है ना वैसे पाने से तो हुआ नहीं, खाने से हुआ नहीं। किस तरह हुआ कि एक इंसान ने दूसरे इंसान को मुंतकिल किया है। वो क्यों मुंतकिल किया है कि जाहिर है इसका फैलने का सिर्फ सबब जो है ना वो खून है।
यानी कि एक इंसान जिसके मर्ज के अंदर या खून के अंदर ये वायरस मौजूद है, उसने ही ये मर्ज जो है ना दूसरे इंसान के खून में मुंतकिल करना है। किस तरह? यानी कि सिरिंज इस्तेमाल की गई, वो सिरिंज रीयूज हो गई, जिस तरह के आईवी ड्रग अब्यूजर्स जो ये नशा लोग हजरात करते हैं। उसके अलावा जब आप जाते हैं बार्बर्स के पास, आपके इंस्ट्रूमेंट सही माने में स्टेरिलाइज नहीं हुए। डेंटिस्ट के पास गए, आपके इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल वो हो गए जो कि यूज़ नहीं किए गए। फिर जो छोटे शहरों के अंदर अगर ब्लड लग जाता है और ब्लड की प्रॉपर मानों में सही माने में स्क्रीनिंग नहीं की गई, तो मतलब ये ब्लड बोर्न डिजीज कहते हैं इसको हम, यानी कि एक इंसान से दूसरे इंसान में ये खून की मुंतकली के जरिए ही मुंतकिल होना है। तो डॉक्टर साहब, ये जो बहुत सारे लोग इस चीज़ को कहते हैं कि इसको हेपेटाइटिस सी है, काला यरकान है, इसका जूठा ना खाएं, इसका चम्मच इस्तेमाल ना करें, इसके करीब ना बैठें, ये हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत बात, ये गलत। इसको क्या कहते हैं? अछूत का मर्ज, कंटेजियस। ना ही हेपेटाइटिस बी कंटेजियस की डेफिनेशन में आता है, ना ही हेपेटाइटिस सी कंटेजियस की डेफिनेशन में आता है। ये खून उन मरीज जिसके अंदर ये वायरस शामिल है खून के अंदर, उनका खून आपके खून में शामिल होगा तो ये मर्ज होने का चांस है, वरना कोई चांस नहीं। इसका मतलब ये आप देखें ना, वैसे भी तो यार आजकल तो इतनी माशाल्लाह अवेयरनेस होगी हुई है, क्या घरों के अंदर हम अपनी कैंची, कंघी, टूथब्रश और साथ में इस तरह के इस्तेमाल की चीजें हर एक की अलहदा नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। ये कब से कहते कहते हम थक गए हैं, मगर फिर भी ऐसे होता क्यों नहीं? फिर जो जगह जगह लोग जाके अपनी शेव करवा रहे होते हैं और बाल कटवा रहे होते हैं, आपने भी देखा ही है। चलो शहरों में तो फिर भी कुछ तब्दीली आ गई है, क्या जो हमारे रूरल एरियाज हैं और देहाती इलाके हैं उनमें तब्दीली आई है? सर ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। जो सेहत के मराकज़ होते हैं बहुत सारे, उनके ऊपर ये रीयूज की चीज़ें, फिर ऑपरेट करते हुए अगर सही से स्टरलाइज ना किए जाएं इंस्ट्रूमेंट्स, तो उसकी वजह से भी ये फैलने के चांसेस। क्यों नहीं? अब अगर आप प्राइवेट किसी हॉस्पिटल में जाते हैं या किसी प्राइवेट क्लिनिक पे जाते हैं जहां लोग जो है ना वो एहतियात का मुजाहरा नहीं करते, जो क्वैक्स बैठे हैं उनमें एहतियात का मुजाहरा क्या, इनको चाहिए कि किसी का भी ऑपरेट करना है उसका पहले हेपेटाइटिस सी का टेस्ट हो, हर एक होता, लेकिन ये नहीं करवाते सर। यकीन जानिए, नहीं, बड़े बड़े नामवर हॉस्पिटल्स नहीं करवाते। अब तो खैर ये पॉलिसी है जो अच्छे इदारों के अंदर तो ऐसे कोई भी, क्योंकि देखा ना जिसने ऑपरेट डॉक्टर ने करना है उसको भी तो होने का चांस है कि नहीं? अब हमारे, अब आपको बताऊं एक बात जिसके बारे में शायद आपको जान के बड़ी हैरानी होगी और तशवीश का बायस भी है। किसी डॉक्टर को अगर हेपेटाइटिस बी हो जाएगा या सी हो जाएगा, वो अगर इलाज कर भी लेगा अपना, बिलफर्ज कि उसको हो गया, खुदा ना खासतौर बेशुमार बच्चों को होता है, क्योंकि जाहिर है ये जॉब ही इस तरह की है कि जिसके अंदर हर वक्त आपका खून से ताल्लुक है, इसलिए मैक्सिमम रिस्क पे कौन लोग हैं बताएं? कम्युनिटी के हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। अब जिसको हो जाना है, चले जो उसने तो इलाज कर लेना है अपना, क्योंकि शुरू के वो तो बात की बातें बताते हैं कैसे इलाज करते हैं, इसका हम ये काबिल इलाज है। मगर जो एंटीबॉडीज होती हैं, यानी कि इसका जो मार्कर खून में मौजूद होता है जिससे हम तशखीस करते हैं कि इसको मर्ज हुआ कि नहीं हुआ, वो इलाज के बाद भी खत्म नहीं होता। यानी कि जिसको हेपेटाइटिस सी अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव हो भी गया है, वो पीसीआर तो नेगेटिव हो गया, बीमारी खत्म हो गई, मगर जो उसकी एंटीबॉडीज मौजूद रहेंगी, वो स्टिल कॉज कर सकते हैं अगले बंदे नहीं। उसका नुकसान क्या है कि वो जॉब नहीं कर सकता। मुल्क से बाहर जाने के लिए जो बुनियादी टेस्ट है वो क्या है आपको पता है ना? किसी महकमे में भर्ती करनी तो क्या टेस्ट करते हैं? हेपेटाइटिस का बी दोनों करते हैं कि नहीं करते? आपको हर एक को पता है इस बात के बारे में। तो जब ये जा जाना है तो सारी उम्र के लिए एक लेबल लग जाना है कि ये बंदा जो है ना वो हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव है और ये बंदा हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है। गो कि हमारी हुकूमत ने उसमें बहुत सारे, हम उस बॉडी का हिस्सा हैं, हमने पूरा क्राइटेरिया बनाया हुआ है, मगर चले हम तो अपने शहरियों के लिए कुछ कर सकते हैं, मगर जो डॉक्टर हजरात बाहर जाके काम करना चाहते हैं, जब वो पकड़े जाएंगे और मालूम पड़ेगा कि उनको हेपेटाइटिस बी एंटीबॉडीज और ये वाली मौजूद हैं, तो वो तो नहीं इस काम के काबिल, उनका तो वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा स्पेस के ऊपर। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि इसके सोशल स्टिग्मा बेशुमार। तो मतलब ये कि इसका एक पहलू तो ये है ना कि आपकी सेहत को किस तरह ये मुतासर कर रहा है, दूसरा पहलू ये वाला है कि जिसके साथ आपकी प्रोफेशनल लाइफ को ये किस तरह मुतासर कर रहा है, और दोनों ही बहुत अहम है। इसलिए इट इज़ ऑल अ मैटर ऑफ प्रिवेंशन, यानी कि ये सारा फोकस इलाज से ज़्यादा एहतियात और बचाव पे है। अब इसमें एक और मज़े की बात है जो पता होनी चाहिए, लोग कहते हैं वैक्सीन लगा लें, ऐसे ही है ना कि जी ज़ाहिर एहतियात किस तरीके से है, वैक्सीन से ही है ना। हेपेटाइटिस बी के खिलाफ वैक्सीन अवेलेबल है, अभी तक इतनी रिसर्च हो के इतने सालों से मर्ज दुनिया को पता है, बदकिस्मती से हेपेटाइटिस सी की कोई वैक्सीन नहीं। बी की तो है, बी की है,
और इसीलिए बी जो है ना हमारे खित्ते में कम भी है। कुछ तो खैर जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी होती है, बहुत से तरक्की याफ्ता ममालिक में बी हमसे बहुत ज़्यादा है, मगर हमारे मुल्क में जो है ना खुशकिस्मती से बी जो है वो सी से बहुत थोड़ा है। और एक वजह उसकी वैक्सीनेशन भी है। गवर्नमेंट ने इसमें बेशुमार कदम उठाए हैं, और जो आपका EPI होता है, जो शुरू का इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है बच्चों का, उसमें बी वायरस की वैक्सीन शामिल है। तो अगर देखें ना जिस चीज़ के खिलाफ बचाव है, हम वैक्सीन के बारे में क्यों स्केर्ड हैं अभी सारे एज ए कम्युनिटी, मतलब वैक्सीन लगाने में कोई मसला है? बिल्कुल भी हम नहीं क्यों नहीं लगाना चाहते? आज बैठ के ये क्यों नहीं फैसला करते कि तमाम लोग कम से कम हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन भी फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है? कुछ भी नहीं कहते, 3 टीके लगाने हैं खाली, एक आज, 1 माह बाद और एक 6 माह बाद। अगर ये लगा कि आपकी एक चीज से जान छुटती है तो आपके लिए फायदा नहीं है उसका। चले वो तो अपनी एक जिंदगी के लिए टाइम निकालना चाहिए, आपने फैमिली के लिए यार। आप ये बताएं ना, एक इंसान को हो गया है तो घर में मौजूद है, चले अछूत का मर्ज तो नहीं मगर बद एहतियाती तो हो सकती है ना। तो जब थोड़ी सी एहतियात ना की, नेचुरली मियाँ बीवी के ताल्लुक के साथ भी तो फैलने का चांस मौजूद है ही। तो वो ये भी एक इशू है ना। सर एक चीज और बताइएगा, अगर हेपेटाइटिस सी है, इलाज हो जाता है, नेगेटिव आ जाता है, उसके बाद ट्रांसफ्यूजन ब्लड की होती है, वो नहीं, उस काबिल नहीं है वो, फिर नहीं वो कॉज करेगा ना, वो नहीं, वो क्योंकि जब भी जाएगा वो ब्लड सेंटर में खून देने के लिए तो उसका पहले टेस्ट किया जाएगा, वो एंटीबॉडीज पॉजिटिव आ जाएंगी, उसको ब्लड देने के काबिल नहीं है। ब्लड देने के काबिल तो नहीं है, बट साइंस क्या कहती है कि गलती के साथ ब्लड ट्रांसफ्यूज हो जाता है किसी के साथ, तो उसको फैलने का चांस है उसका। वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के काबिल नहीं है, एंटीबॉडीज भी उसके अंदर आ गई है एक दफा, वो ऐसे इंसान का नहीं सर, मेरे कहने का मकसद, सपोज कोई ऐसा बंदा जिसको हेपेटाइटिस सी नेगेटिव हो चुका है, जैसे ये सैलून्स के ऊपर करते हैं, रेजर यूज कर रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी, वो नेगेटिव वाले का मुंतकिल नहीं करेगा, मुंतकिल नहीं, वो नेगेटिव हो गया, मतलब ये वाले उसको मर्ज नहीं है। अब अगर वो जो है ना उसका जो टेस्ट होता है ना, वो एंटीबॉडीज नहीं, उसको हम PCR कहते हैं। अगर अलाइजा एक तो परफॉर्म, अलाइजा है ना वो एंटीबॉडीज का टेस्ट, जिससे मालूम पड़ेगा कि है कि नहीं है, या पुराना कहीं हो तो नहीं चुका उसको। ठीक है, यानी कि आपने जाना है, आपने मालूम करना है कि जी मुझे बुनियादी टेस्ट कौन सा करना है हेपेटाइटिस सी का, एलाइजा, ये तो पता ना हर एक को। वो एलाइजा क्या बताएगा कि आपके अंदर एंटीबॉडीज हैं कि नहीं, और एंटीबॉडी स्पेसिफिकली हेपेटाइटिस सी के वायरस के अगेंस्ट बिल्ड हुई है। ठीक हो गया। अब आपने ये मालूम करना है कि मुझे मर्ज है कि नहीं, तो उसका टेस्ट कौन सा? PCR होगा। वो PCR पॉजिटिव है तो आपको हेपेटाइटिस सी है। तो स्ट्रैंड्स उसके वो ज्वाइन करेंगे ना, अगर तो वो हुआ तो ऑटोमेटिकली वो, अगर वो नेगेटिव है इसका क्या मतलब है, यहां पहले हुआ था और उसने इलाज करवा लिया हुआ है और वो नेगेटिव है अब। या फिर कुछ लोगों के अंदर आप ये भी जान के बड़े हैरान होंगे, 30 to 40% पॉपुलेशन खुद ब खुद जो है ना वो इसको ओवरकम भी कर लेती है। सो यू डोंट नीड टू हैव अ ट्रीटमेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल। कुछ लोग जो है ना बॉडी इम्यूनिटी से भी खत्म कर लेते हैं इसको, उनके अंदर भी ये पिक्चर आती है कि एंटीबॉडीज पॉजिटिव होती हैं और PCR जो है वो नेगेटिव होता है। ये दोनों मरीज जो हैं वो दूसरे को मुंतकिल नहीं कर सकते, मगर ये कि anti-HCV इनका पॉजिटिव रहेगा तो उसके जो सोशल इश्यूज हैं वो तो साथ रहेंगे ही रहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये पिक्चर है हेपेटाइटिस सी की। और हेपेटाइटिस सी का जो है ना, जिस जमाने में आज से पता है ना आपको 8-9 साल पहले तो बड़ा 10 साल पहले स्केयर था कि इसके टीके लगाए जाते थे इंटरफेरॉन के। जी सर, मेरा अगला सवाल ही यही था कि एक वक्त था कि इंटरफेरॉन के टीके, वो येलो कलर की टैबलेट्स दी जाती थी, शिवरिंग होती थी, बिल्कुल पेशेंट को बुखार चढ़ जाना और बड़ी मुश्किल इसका इलाज समझा जाता था। वो बड़ा मुश्किल टाइम था हमारे लिए, लेकिन आज जो है वो सर बहुत आसान है। अब देखें ना, उस वक्त तो सबसे बड़ा मसला ही होता था, मुझे याद है कि जब मैंने मेडिकल प्रैक्टिस करनी शुरू की तो सबसे बड़ा चैलेंज ही ये था कि लोगों को कन्विंस कैसे करें कि अब ट्रीटमेंट करें, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट इतना खौफनाक था कि बहुत से लोग इस डर से भाग जाया करते थे कि भाई हमने करना ही कोई नहीं। एवर सिंस जब से ये टैबलेट्स आ गई हैं वो इतनी आसान इस्तेमाल, सिर्फ 1 गोली रोज की भाई खानी है 3 माह के लिए, जिसने आपको मैं यकीन दिलाता हूँ, आपको पता ही है माशाल्लाह आपके ऑडियंस में से कितने से लोग मुझे जानते भी होने, ये आप टेक इट एज अ गारंटी, दिस इज वन ऑफ दोज ड्रग्स जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, कुछ भी नहीं कहना है इसने आप, और आपकी जान छुड़ जानी, और रिजल्ट्स इंजेक्शन से बहुत बेहतर, लेना इंतहाई आसान, ट्रीटमेंट जो है ना इसके खैर वो उसके मुख्तलिफ पहलू हैं, वो कुछ स्टेजेस पे हम कुछ और ड्रग्स भी ऐड कर देते हैं, मगर ये है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो टीचिंग हॉस्पिटल्स में अवेलेबल भी है, मगर अगर आपने खुद से भी इसको खरीदना चाहते हैं तो कोई बहुत महंगी नहीं है। इसकी कॉस्ट 1 महीने की तकरीबन 8-8,500 रुपये है और 3 माह की थेरेपी।
और 3 माह के अंदर आपका जो पीसीआर तकरीबन मेरा ख्याल में, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक कुछ, अगर मैं 100% नहीं कहता चले, फिर भी एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 90% से ऊपर लोग जो है ना वो रिस्पॉन्ड करते हैं और नेगेटिव हो जाते हैं। मगर ये है कि इस मर्ज के अंदर आप अपने आप को ना वो भुला नहीं सकते, आपको साथ साथ फॉलो अप तो करना है। अब बहुत से मुसीबतें जो हमारी आती हैं वो ये होती हैं, एक हम कहते हैं रिमिशन, एक हम कहते हैं रिलैप्स। रिलैप्स का मतलब ये है कि मर्ज दोबारा हो जाता है। रिमिशन का मतलब ये है कि आपका मर्ज जो है ना वो मुकम्मल तौर पे कंट्रोल में है। उसका तरीक़ेकार ये है कि 6-6 महीने बाद अपना एक अल्ट्रासाउंड, एक जिगर का टेस्ट और एक पीसीआर का टेस्ट जो है ना, चले 6 महीने बाद मुश्किल है, महंगा टेस्ट है, साल में एक मरतबा तो करवा लिया। क्योंकि एक दफ़ा इलाज होने का मतलब ये नहीं है कि दोबारा आपको नहीं हो सकता। क्या पता कि घर में कोई ऐसा फर्द मौजूद है या दोबारा आपसे ट्रांसफ्यूजन हो, या आप उसी जगह पे जाके दोबारा बाल कटवाई जा रहे हैं। ये बड़ी अच्छी सर आपने बात की, ये मैं पूछना भी था आपसे कि ये रेजिस्टेंस नहीं आ जाती इसमें? ये रेजिस्टेंस नहीं आती है, अभी रिस्पॉन्डर सारे। चलें इस पे मजीद गुफ्तगू करते हैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। प्रोफेसर आमिर शौकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करेंगे। सर, हम हेपेटाइटिस के हवाले से काफ़ी चीज़ें बताई, लेकिन एक शख्स है जिसे हेपेटाइटिस है और उसे पता ही नहीं है कि उसे है, सिम्टम्स क्या होंगे, कैसे पता चलेगा कि यार मेरी सेहत के अंदर तब्दीली आ रही है, मैं इसका चेकअप करवाऊँ? ये दो तो है ना मसले ये वाले कि शुरू के दिनों में जब ये मर्ज आपको लाहक होना है ना, इट्स अ साइलेंट किलर। खामोश कातिल क्यों कहते हैं इसको? खामोश कातिल का मतलब ही ये है कि इनिशियल पीरियड्स के अंदर बहुत सालों तक मरीज को इसके सिम्टम होते ही नहीं। यानी कि जो हेपेटाइटिस बी और सी है, जो क्रॉनिक एलिमेंट्स हैं, ये काला यरकान है, इनके तो ये सिम्टम्स शुरू के दिनों में आने ही कोई नहीं। हम मगर जो जनरल सिम्टम्स हैं वो इस तरह के हैं कि थकावट रहनी, तबीयत गिरी गिरी रहनी, मैदे का सही मायने में उस तरह काम ना करना जिस तरह के काम करना चाहिए, अक्सर मैदे में बदहजमी जलन रहनी, वज़न का बिला वजह जो है ना वो कम होना शुरू हो जाना। एक इसके अंदर जो बड़ा ख़ास लोग जो पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं वो डिप्रेशन और फटीग है, यानी कि मेंटल डलनेस, उतने शार्प आप नहीं रहे, बॉडी गिरी गिरी थकी थकी रहती है और खाना सही माने में हजम नहीं होता। ये इसके अमूमी तौर पे सिम्टम्स हैं जिसकी बेस पे हम जो है ना टेस्ट करते हैं। मगर आप काइंडली इसको ये ना समझे कि अलामतों का इंतजार करें, क्योंकि मर्ज है ही इतना ज़्यादा, तो वाई डू यू वांट टू हैव सिम्टम्स टू गेट योर सेल्फ टेस्टेड? आप पहले ये क्यों नहीं करते हैं तमाम के साल में एक मरतबा टेस्ट करा लिया करें भाई, कुछ भी तो इसकी कॉस्ट नहीं। शुगर, ब्लड प्रेशर और हेपेटाइटिस, मेरा टेक होम मैसेज है कि डोंट वेट फॉर द सिम्टम्स टू अपीयर। अलामतों के अपने आप को जाहिर करने का इंतज़ार ना करें। यू शुड गेट योर सेल्फ टेस्टेड फॉर ऑल 3 ऑफ देम। इन तीनों के लिए टेस्ट करवाएं साल में एक मरतबा। अच्छा सर, जैसे आपने बताया कि लीवर को डैमेज करता है हेपेटाइटिस, दीगर बीमारियों को भी इनिशिएट करने में इसका किरदार? एब्सोल्युटली यस। ये लिवर के तक महदूद नहीं है। जब ये क्रॉनिक एलिमेंट बन जाएगी और लिवर डैमेज हो जाएगा तो फिर इस वायरस के असरात जो है बॉडी के तकरीबन तमाम ऑर्गन्स पे हैं। किस तरह? इन मरीजों के अंदर डायबिटीज़ होने के चांसेस बाकी लोगों से ज़्यादा है। इन पेशेंट्स के अंदर किडनी डैमेज होने के चांसेस बाकी लोगों से ज़्यादा है। इन पेशेंट्स के अंदर डिप्रेशन और नफसियाती अमराज होने के चांसेस बाकी लोगों से ज़्यादा है। इन पेशेंट्स के अंदर दिल की बीमारियां होने के इम्कान बाकी लोगों से ज़्यादा है। तो ये सिर्फ लिवर तक महदूद नहीं है। जब इसने अपने आप को जाहिर करना है तो बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन्स के ऊपर भी इसकी इन्वॉल्वमेंट आती है। तो इसका मतलब ये है कि इट इज़ नॉट लिमिटेड टू लिवर ओनली। आपकी बॉडी की, क्योंकि खून की सर्कुलेशन है ना, इसके जो है ना वो नॉन साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे हैं और नॉन कॉम्प्लिकेशंस ऐसी हैं जिसके साथ बॉडी के तमाम जो है ना वो जो है हिस्से जो है किसी न किसी तरीके से मुतासर होते हैं। मगर ये मैं हम हेपेटाइटिस बी और सी की बात कर रहे हैं। लेटली एक और मैं आपके चले इसी, क्योंकि बी सी की बहुत बातें हम कर चुके हैं, एक और बात आपको बता देते हैं। वो आजकल एक लफ्ज़ आप सुनेंगे, फैटी लिवर डिजीज़। अक्सर अल्ट्रासाउंड घुमाते हुए हमारे पास पेशेंट आते हैं तो अल्ट्रासाउंड वाले जो है ना वो करते हैं तो कहते हैं जी जिगर बड़ा हुआ है आपका और जिगर में गर्मी है या चर्बी है। ये लोग फिर साथ ही भागे भागे हमारे पास आते हैं, जी हमें कहा गया जिगर खराब है, जिगर बढ़ है आपका। और फिर उनका क्या टेस्ट किया जाता है, हेपेटाइटिस बी और सी, वो नेगेटिव आते हैं।
बहुत से डॉक्टर्स उनको कहते हैं लो जी नेगेटिव हो गया, अब छोड़ दें इस बात को। एंड आई कैन टेल यू मेरे पास कितने ही लोग बाद में 10 साल बाद आए उनको कैंसर हो गया, यानी कि बी भी नहीं था, सी भी नहीं था, सिर्फ फैटी लिवर था। फैटी लिवर इज एन एंटिटी, एक ऐसी बीमारी है जो कि लेटली पिछले 5 साल में बहुत पॉपुलर हुई है अब, और हम उसको भी उस तरह ही आजकल ट्रीट करते हैं जैसे कि हम हेपेटाइटिस बी और सी को ट्रीट करते हैं। ये दरअसल इसका ताल्लुक मोटी ज़बान में या उर्फ़ आम में मोटापे के साथ, तो इसका मतलब ये है कि जो इंसान अपनी खुराक का एहतियात नहीं करता, कोलेस्ट्रॉल के लेवल बहुत ज़्यादा है, ट्राइग्लिसराइड का लेवल बहुत ज़्यादा है, एक्सरसाइज नहीं कर रहा, तो उसको साथ में एक और मसला भी लिवर का है, वो फैटी लिवर डिजीज़। जब खोल के ऑपरेट करके देखा जाएगा तो उसका डैमेज भी लिवर के ऊपर उस तरह का ही है जिस तरह का हेपेटाइटिस का है। और इन जो पेशेंट्स हैं जिनको फैटी लिवर डिजीज़ है, इनको हम आजकल यूँ कहते हैं लोगों को कि ये शुगर, ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारी की पहली स्टेज है। यानी कि अगर अपने आप को आप देख रहे हैं कि 10 साल बाद मुझे क्या होना है इससे, तो इसका मतलब ये है कि जिसने अपने फैटी लिवर की आज से एहतियात ना की तो उसको 10 साल में शुगर, ब्लड प्रेशर और दिल का मर्ज होने के चांसेस आम पब्लिक से तकरीबन 40-50% ज़्यादा है। सर किस तरह से फैटी लिवर से बचा जा सकता है? आपकी यही गुड एक्सरसाइज, हेल्दी लाइफस्टाइल, 5 वक्त की नमाज पढ़ना और बेकार में बाजारी खाने बंद करना और जिम और एक्सरसाइज करना। यानी कि ये तो ऐसी बीमारी है जो कि आपके लिए वार्निंग है कि आपने अपने लाइफस्टाइल के अंदर जो है ना एक मुस्बत तब्दीली लेके आनी है, और खाना खा के सिर्फ सोना नहीं, कुछ कसरत भी करनी, क्योंकि जिसको होना है उसके अंदर दवाई तो कुछ की है ही नहीं। क्या दवाई है इसकी? दवाई इसकी सिर्फ यही वाली है दवा कि आपने अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना, चीज़ों से परहेज करना और एहतियात करनी और वॉक करनी। मगर वो हमारी कम्युनिटी में उसके इश्यूज भी बहुत से हैं ना, ज़ाहिर है लोग थके हुए घर आते हैं, सारा दिन आपको रोटी रोजी, इकोनॉमिकल इश्यूज हैं, फाइनेंशियल मैटर्स हैं, फैमिली मैटर्स हैं, सोशल क्राइसिस है, बंदा किस किस जगह पे तवज्जो दे अपने आप को। वो उसी काम पे लग के थक जाता है, जाके आके खाना खा के सो जाता है, और उसके बाद फिर ये मसाइल भी फेस करने पड़ रहे हैं। तो अब टाइम ऐसा आ गया हुआ है कि आपको डे 1 से जो है ना अपने बच्चों को सिखाना है कि भाई फिर ये वीडियो गेम्स, सोशल मीडिया, ये वो। अब हमारे ग्राउंड्स के अंदर वो क्रिकेट और उस तरह के आपने भी देखे हुए, क्या वो वाला माहौल अब है कि नहीं? खत्म ही हो गया सारा। अब लोग बच्चों को भी घर पे रखते हैं। सर एक वक्त था माएँ बच्चों को मार के गली से अंदर लेके आती, ऐसे ही, और अब मार के भेजती हैं कि भाई मैं बजाते खुद क्रिकेट क्लब में खेलता हूँ क्रिकेट जाके, मैं अपने बच्चे तो कभी नहीं देखे कि बैट बॉल के साथ देखे हो, या वो मैक्सिमम क्या होगा जिनके पास अफोर्ड कर सकते हैं वो जिम भेज देते हैं जाके, या वो भी बहुत अच्छी फैमिलीज के अंदर ट्रेंड है, वो भी बहुत थोड़ी परसेंटेज है लोगों की, बच्चे इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं। इंटरेस्ट। अच्छा सर बच्चों के हवाले से बताइएगा, ये जो ओबेसिटी डेवलप कर जाते हैं अर्ली एजेस में, बहुत सारे मशहूर ब्रांड्स के खाने के बाद, फास्ट फूड के बाद, ये कितना नुकसानदेह देते? फैटी लिवर तो इनमें भी होता है। ये वाला आपने बिल्कुल, ओबेसिटी इज फैटी लिवर, दे गो हैंड इन हैंड, दोनों इकट्ठे जुड़े हुए हैं। बच्चों की सेहत बना के पिज़्ज़े खिला के, बर्गर खिला के, और उसके बाद ये जो है ना कि फ्राइड चिकन खिला, लाडला है मेरा, ये तो खाता ही नहीं बर्गर के अलावा कुछ, फ्राइज के अलावा तो कुछ खाता तो भाई है उसके। जितने मैंने मरीज डायबिटीज के आजकल देखे हैं ना छोटी एज में, मेरा ख्याल है मैंने अपने 10-15 साल के करियर में कभी नहीं देखे। क्या वजह उसकी? अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स और जंक फूड। जंक फूड क्या है? हर वक्त बाहर के खानों की, और ये टेक होम पता है ना, सारे होम डिलीवरी सर्विसेज आ गई हैं, ये वो, उसमें क्या मिल रहा है? उसमें कोई सलाद तो नहीं आती ना घर में। अब बस एक फोन घुमाएं, हर चीज आपके डोर पे अवेलेबल। कितनी कन्वीनियंट है ना, मगर वो कन्वीनियंस के साथ यार बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। वही ना सर, जब हरकत नहीं होगी तो बरकत कैसे होगी? आप घर बैठे मूवी देख रहे हैं, एक चीज मंगवाइए, खाइए, वहीं पे सो गए, वहीं पे उठे हैं, वहीं पे वॉशरूम में जाए, ब्रश किया और वहीं पे बैठे। हमारे मुल्क की सबसे बड़ी जो है ना वो एंटरटेनमेंट, अच्छा वो बाजारी खाना खाना। एंटरटेनमेंट का और जरिया ही नहीं है ना, होटलिंग करते हैं लोग, बस ऐसे ही है। वो एंटरटेनमेंट मरवाई जा रही है। और जो है ना वो मतलब ये कि आप करें जरूर जाके, मगर आफ्टर ऑल देयर हैज टू बी अ लिमिट टू इट ना। आपने जो भी करना है किसी खास लिमिट में रह के करना है। डायबिटीज में हम टॉप पे जा रहे हैं, आपको पता ही है कि हमारे मुल्क के अंदर जो है ना वो वी आर अनफॉर्चुनेटली अमंग्स द टॉप 5 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। 5 उन ममालिक में शामिल हैं जिनमें मैक्सिमम मरीज हैं शुगर के, और हेपेटाइटिस का भी मैं बता ही चुका हूं आपको जाके, तो फिर और किस चीज़ का हम इंतजार कर रहे हैं? सर इंसुलिन को
प्रोड्यूस होने से रोकता क्या क्या, कौन कौन से फैक्टर्स है जो इसे रोकते हैं, वजूहात क्या है? जेनेटिकली भी हो सकता है या इसके अलावा कोई एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं? दोनों है। जो डायबिटीज़ है ना पाकिस्तान में, वो दो किस्म की, मोटे मोटे ब्रॉडली स्पीकिंग। जो अक्सर लोग आप शुगर के घर में देखते हैं ना, ये टाइप 2 डायबिटिक होते हैं, जो आपके मतलब फैमिली मेंबर्स के अंदर पेरेंट्स को हो जाती है या वही, ये वो है जो जेनेटिकली ट्रांसमिटेड है, ये मौरूसी है, फैमिली के थ्रू आती है। मगर इसको ख़राब सिर्फ फैमिली हिस्ट्री नहीं करती, अब खुद करते हैं। और वजह फिर वही जिगर है। बुनियादी वजह क्या है? फैटी लिवर डिजीज़। फैटी लिवर डिजीज़ जो है वो टाइप 2 डायबिटीज़ का जो है ना बेसिक फोकस है। और फैटी लिवर डिजीज़ किससे होती है? मोटापे से। इसका मतलब क्या हुआ कि ख़ानदानी तौर पे मोटापा पहले से था, ख़ानदानी तौर पे किसी एक पेरेंट को शुगर पहले ही थी, बच्चों ने आगे से एहतियात ही नहीं की, ना पेरेंट्स ने इस पर वो जो है ना ध्यान दिया कि हमने बच्चों को किसी साइड पे लगा के उनको बताना है कि भी हमें ये है, तुम तो बच जाओ इस चीज़ से। उन्होंने भी दबा के जो है ना वो बदपरहेज़ी की, और पहले अगर वालिदैन को 50 साल में हुई थी तो बच्चों को 30 साल में हो गई। सर ये जेनेटिक अगर हो तो इसके रिवर्स होने के चांसेस होते हैं अगर आपने ये लाइफस्टाइल अपनाए तो। सारा जो बेसिक फोकस आजकल है इज स्टॉप डायबिटीज बेस्ड ऑन अ हेल्दी लाइफस्टाइल। आइंदा WHO के जो डेवलपमेंटल गोल्स हैं आपके अंदर फॉर गुड हेल्थ, गुड सोसाइटी एंड गुड हेल्थ प्रैक्टिसेस इज बेस्ड ऑन हेल्दी लाइफस्टाइल। ये लाइफस्टाइल नहीं हमें बचाना है और हमारी इम्यूनिटी को बेहतर करना है। अगर हमने अपने आइंदा नस्लों को अच्छा सेहतमंद माशरा देना है, इट हैज़ टू बी बेस्ड ऑन हेल्दी लाइफस्टाइल। लिवर का सर क्या काम होता है? लिवर, फैटी लिवर, यही लिवर ने क्या करना होता है कि इंसुलिन को एक आपके समझाने के लिए, जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है ना, जिसकी मैं जिक्र कर रहा था, वो तो होती है एक बीमारी, वो ऐसा मसला है जिसको आप इस तरह बचा सकते नहीं, क्योंकि वो मर्ज के तहत लबलबे से इंसुलिन की सिक्रीशन खत्म हो जाती है। उसको नहीं छेड़ सकते आप, क्योंकि वो होनी है, वो किसी मर्ज से होनी है। सर इस पे डिटेल में मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद नाज़रीन फिर से हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। डॉक्टर प्रोफेसर आमिर शौकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद गुफ्तगू उनके साथ करेंगे। तो सर हम हेपेटाइटिस और इसके साथ साथ जो शुगर की बीमारी है उसके हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। शुगर के हवाले में मज़ीद सर बताइएगा कि इसको किस तरह से रोका जा सकता है। जेनेटिकली भी बात कर रहे थे आप, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी बता रहे थे, रोका कैसे जा सकता है? देखिए जी, जो टाइप 2 डायबिटीज़ है ना, जो अक्सर हमारे घरों में लोगों को लाहक होती है ना, उसकी अब बड़ी अच्छी रिसर्च और दवाइयाँ आ चुकी हुई हैं। एक ज़माने में आपको पता ना, कहा जाता था कि इसको शुगर हो जाए, वो सिर्फ कंट्रोल करते हैं, उसको ख़त्म नहीं कर सकते। अब मैं ये नहीं कहता। पिछले 3-4 साल से बयान हमने चेंज कर दिया है। ये रिवर्स हो सकती है? अब ये रिवर्स हो सकती है। वो कैसे रिवर्स हो सकती है कि आप एक शुगर के पेशेंट को प्री डायबिटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं और एक प्री डायबिटिक को नॉन डायबिटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाउ इज दैट पॉसिबल? और मैं आपको आई कैन गिव यू अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ पेशेंट्स जिनके अंदर हमने सक्सेसफुली प्री डायबिटिक्स को नॉन में कन्वर्ट किया है और डायबिटिक्स को प्री डायबिटिक्स में कन्वर्ट किया है। और डायबिटिक्स को जब प्री में करते हैं, प्री से फिर देन नॉन में आते हैं। वो कैसे आ जाते हैं? सिर्फ इसलिए कि आपने इस मर्ज के अंदर भी वही स्ट्रैटेजी है जो हेपेटाइटिस के अंदर है कि काइंडली अपनी अलामात का इंतजार ना करें, आप इस मर्ज की अर्ली डायग्नोसिस करवा लें। अर्ली डायग्नोसिस करने का एक टेस्ट है जिसको अपने अब सब लोग ही जानते हैं, वो 3 महीने की एवरेज होती है शुगर की, उसको HbA1c कहा जाता है। इंतहाई सस्ता टेस्ट। उसको करने के साथ अगर आपका HbA1c जो है उसमें मालूम पड़ गया है, उसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 5.5 या 6 के करीब होती है। अगर आपका HbA1c जो है ना, बहुत से लोग इस बात को पहले कहते हैं कि 6 है, 6.5 भी है, 5.9 भी है, तो ये नॉन डायबिटिक है। अब हम ये नहीं कहते। 5.8 से ऊपर है तो ये प्री डायबिटिक है, 6.3 एंड अबव है तो अब डायबिटिक रेंज में आ गई, जो कि बहुत से लोग हमारी कम्युनिटी में उसको नॉन डायबिटीज समझते हैं और हम कहते हैं कि जिनका 7 से ऊपर हुआ है उनको डायबिटीज हो गई। अगर आपने ये मालूम कर लिया है कि आप प्री डायबिटिक रेंज में आ गए हैं या डायबिटिक रेंज में आ गए हैं और शुरू के दिनों में तशखीस हो गई है, तो बेहतरीन दवाइयाँ अवेलेबल हैं जो कि आपकी थोड़ी सी एहतियात वॉक करने के साथ बहुत ही सक्सेसफुली, आई कैन गारंटी यू ऑन दैट,
इनिशियल 3-4 सालों के अंदर आपने पकड़ ली पहली स्टेज पे, आपने अपने जो है ना अभी स्टेटस कंफर्म कर लिया कि स्टेज पे आप आ गए हैं, आप खुराक की एहतियात करें और वो मेडिसिन शुरू करें इस्तेमाल करनी जो अब आ गई हैं, यू कैन सक्सेसफुली कन्वर्ट डायबिटिक्स टू प्री डायबिटिक्स एंड प्री डायबिटिक्स टू नॉन डायबिटिक्स। उसकी एक आज से 10 साल पहले प्री डायबिटिक्स के लिए कुछ भी नहीं था, मगर उनको शुगर की कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाती हैं, यानी कि उसको शुगर अभी डिक्लेयर नहीं भी हुई, प्री डायबिटीज की रेंज में आ गया है तो बॉडी की ऑर्गन्स पे शुगर की चेंजेस शुरू हो गई हैं। गैंग्रीन और जख्मों का जल्दी ना भरना, मतलब ये है कि दिल की नालियों का तंग होना, बॉडी के अंदर तब्दीलियां आके नाड़ों का कमजोर हो जाना, नर्वस सिस्टम का खराब होकर जो है ना पैरों की सनसनाहट शुरू हो जाना, इस तरह की जो शुरू की स्टेजेस हैं उनमें कॉम्प्लिकेशन साथ ही उस वक्त से ही आपको जो है वो इफेक्ट करना शुरू कर देती हैं, हालांकि बॉडी को रामत कोई भी नहीं होती। इस स्टेज पे आपने पकड़ लिया ना तो आपको ऐसी ऐसी मेडिसिन इंतहाई सस्ती, आपकी लाइफस्टाइल, फिर वही मेन पॉइंट हमारा घूम फिर के वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी आएगा, वो साथ कर लें जो कि इतना मुश्किल नहीं है। थोड़ी सी चीज़ें खुराक के अंदर अपने छोड़नी और वॉक करनी और ये गोलियां इस्तेमाल करनी है, तो आप हैरान होंगे कि 7 डायबिटीज़ वाला पेशेंट जो है ना 3 महीने के बाद आप कराएंगे तो उसका HbA1c 5.8 आएगा, और इसी तरह किसी की 7.5 है वो कराएगा 6.5 आएगी, 3 महीने और करेगा तो 6.5 वाले की 5.5 हो जाएगी, और देन उसे टैबलेट्स इंसुलिन यूज करने की जरूरत नहीं, छुट्टी। वंस आपने प्री डायबिटीज की रेंज से नीचे आ गए हैं और नॉन डायबिटिक में कन्वर्ट हो गए हैं तो गोलियां छूट जाएंगी आपकी। हाँ, इंसुलिन वाली बात ना करें क्योंकि इंसुलिन जो है ना बहुत लेट शुरू होती है, उस वक्त आपको फ्लोरिड डायबिटीज हो गई होती है, यानी कि शुगर मुकम्मल तौर पे अपने आप को अपनी तमाम मुसीबतों के साथ नुमाया कर चुकी होती है, वो सिर्फ कंट्रोल हो सकती है। मगर ये तब की शुगर है जब शुगर आपको 8-9 साल रह चुकी है, उसको आप डाउन रेगुलेट नहीं कर सकते, कंट्रोल ही कर सकते हैं। मगर जो 5-6 साल की शुगर है ना उसको आप डेफिनेटली डाउन कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक, डाउन भी कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं, खत्म भी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। उम्मीद करते हैं कि आज का सेगमेंट जो है वो बहुत सारे लोगों के लिए मुफीद साबित हुआ होगा और बहुत कुछ उनको सीखने को मिला होगा। आखिर पे मैं यही कहूँगा, वॉक करें, अच्छा खाना खाएं और जैसे सर कह रहे हैं कि अपना लाइफस्टाइल जो है वो तब्दील करें, उससे आपकी सेहत जो है वो बेहतर हो सकती है। आपको अपनी ज़िंदगी अगर नहीं प्यारी तो यकीन जानिए बहुत सारे लोग जो आपके साथ मुंसलिक हैं उनको आपकी बहुत फिक्र होती है, उनके लिए जिएं और हेल्दी लाइफस्टाइल जिएं। तो वंस अगेन सर आपका बहुत शुक्रिया आज कीमती वक्त निकालने के लिए। I'm extremely thankful कि आपने मुझे invite आपकी वजह से बहुत सारे लोगों का आज भला भी हुआ होगा। वंस अगेन आपका बहुत जी, शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी।